हायरार्की कहने का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ता हुआ या किसी भी चीज का घटता हुआ क्रम हायरार्की कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे 2 3 4 5 6 7 ये एक हायरार्की है, ये एक बढ़ती हुई हायरार्की है। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट देखूं तो 7 6 5 4 3 2 1 ये एक घटती हुई हायरार्की हुई। तो हायरार्की का सिंपल मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनीथिंग इज नोन एज हायरार्की। अब इसके बाद हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर सेल ऑर्गन बनाते हैं, सेल ऑर्गन मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और वो सारी जनसंख्या जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है वो मिलकर कहलाती है कम्युनिटी। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैंने आपको दिखाया था कि जो भी चीज बड़ी हायरार्की पे रखी हुई है वो जिन चीजों से बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है। गॉट इट? मतलब एनीथिंग जो आपकी हायर हायरार्की पे है उसकी प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो जिस चीज से बना है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, बल्कि उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी आपका इन्फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन भी आपको कंबशन में सपोर्ट कर रही है, तो ये दोनों आपके ज्वलनशील हैं। लेकिन इनसे मिलकर बनने वाला जो पानी है ये आग के खिलाफ काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती पानी की प्रॉपर्टी, यद्यपि बना वो इन्हीं दोनों से है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जलने को सपोर्ट करती है, पानी की प्रॉपर्टी जलने का अपोज करती है। इसका मतलब जो भी चीज हायर हायरार्की पे रखी है अर्थात ऊंची स्थिति पर है, ऊंचे क्रम पे रखी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब मेरे दो स्टेटमेंट है, जल्दी से बताना सही है या गलत है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स बट अराइजेस, उत्पन्न होकर आती है, बट अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम। स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट सर। कितने प्रतिशत जनसंख्या करेक्ट मान रही, जल्दी बताओ। 100%। चलो फिर ठीक है, इधर आओ। अब 100% ना। चलो अब आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं, गौर से देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा सोचो ना यार, अगर हम थोड़ा सा इस एंगल से बायोलॉजी को सोचने की कोशिश करें कि जो आपका शेर है वो आपका हिरन का शिकार करता है, हिरन का नुकसान कर रहा है और खुद का क्या कर रहा है? फायदा। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने खैर हल्का सा आपको हिंट किया था, अगर शेर खूब हिरन खाए तो बताओ शेर की जनसंख्या खूब बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ। बढ़ेगी, बिल्कुल। इसे कहते हैं एक ऐसा ब्रेन जो अभी सीधा सीधा सोच रहा है। अभी हमें फील करना है। मान लो एक जंगल में, सुनना गौर से प्रांजल, एक जंगल में 100 आपके क्या है? हिरन है, और उनको खाने वाले आपके 50 शेर हैं, ठीक? और ये एकदम बैलेंस बना हुआ है, ये धनाधन हिरन बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसी हिसाब से शेर इनको चापा जा रहा है, ठीक? अब मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि बेटा अब मान लो शेर जो है अब धनाधन हिरन खा रहे हैं, ठीक है? मतलब वो हिरन को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, उनका दोहन नहीं कर रहे हैं, उनका अति दोहन कर रहे हैं। अर्थात कई बार मौज मौज में 2-4 हिरन मार दिया, मांस ही नहीं खाया। अब अल्टीमेटली क्या है? हिरन की जनसंख्या बहुत तेजी से कम होगी। अब शेर को खूब सारा खाना मिल रहा है तो शेर की जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन सत्य क्या है कि एक वक्त के बाद हिरन इतने कम हो जाएंगे कि अब इतने सारे शेर आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कंपीट करेंगे एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करेंगे। कन्फ्लिक्ट अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है विरोध करना। अब बेटा शेर जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो बेटा जीतेगा वही जो सुपीरियर होगा, जो इंफीरियर होगा वो मरेगा। अल्टीमेटली एक वक्त के बाद शेर की जनसंख्या दोबारा कम हो जाएगी। तो अब देखो थोड़ा सा बायोलॉजिकल अप्रोच लाओ, समझना। हमें ऐसा लगा कि सर अगर शेर खूब खाना खाएगा तो उसकी जनसंख्या खूब बढ़ाते जाओ, ठीक है? लेकिन बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन एक वक्त के बाद हिरन खाना इतना कम हो जाएगा, शेर का खाना दैट इज हिरन इतना कम हो जाएगा कि अब शेर आपस में उसी खाने के लिए लड़ेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा? शेरों की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब चलो ये चीज सोचो, तो ये एग्जैक्टली हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित हुआ तो अल्टीमेटली लाइफ धरती पर पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर जरा सोचिए, अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं, माइट भी आपके बगल में कोई बैठा हो, ठीक है? नहीं बैठा कोई बात नहीं, मेरे यहां पर बगल में एक बंदा बैठा है, ठीक है? अब ये बताओ इस बंदे की मौजूदगी मेरा नुकसान है या मेरा फायदा है? बायोलॉजी के हिसाब से इस कमरे में इस बंदे की मौजूदगी मेरा नुकसान है या फायदा? जल्दी बताओ। नुकसान है। क्यों नुकसान है?
क्यों नुकसान है? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं हाँ बिल्कुल समझ गए सर, समझ गए सर, हम भी पढ़े लिखे हैं। सुनिए सर, हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल सच बोला, नुकसान है। सही बोला तुमने। क्यों? क्योंकि कमरे में एक लिमिटेड एयर है भाई, ठीक है, साउंड प्रूफ कमरा, तो अब अल्टीमेटली क्या है भाई, ना एयर बाहर जा रही ना अंदर आ रही है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो मेरे लिए ऑक्सीजन है अब ये खुद भी खींच रहा है, और कमरे में क्या भर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे और इसके बीच कंफ्लिक्ट हो रहा है या कॉपरेशन हो रहा है? जल्दी बताओ। कंफ्लिक्ट हो रहा है। चलो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव डाल रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि मैं उसके लिए नुकसानदायक हूं, बिल्कुल, क्योंकि मैं उसकी ऑक्सीजन खींच रहा हूं, वो मेरी ऑक्सीजन खींच रहा है। अल्टीमेटली यहां पर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, अर्थात एक जनसंख्या के बीच में हमें क्या दिख रहा है, कंफ्लिक्ट। अच्छा, अब जरा मान लो कि मैं और वो, बिल्कुल समझ लो, भूखे नंगे जंगल में टहल रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, शेर सामने दिख गया, क्या मैं शेर को अकेला मार पाऊंगा? सॉरी, वो मैं तो मार ही लूंगा, क्या वो शेर को अकेला मार लेगा? बोलिए हो। ठीक है, देखो मेरी बात अलग है, मैं मार सकता हूं, ठीक है, इधर समझना। हाँ बिल्कुल, शेर को मार सकता हूं इधर, मैंने ये नहीं बोला जान से मार सकता हूं, ठीक है, मेरी बात सुनो, और मैं मार सकता हूं, मतलब पेड़ पे चढ़ के कंकड़। इधर सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसके मरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट? अब अर्थात ये इधर से पत्थर मारेगा उसके सर पे, वो हम उधर से मारेंगे, शेरवा कंफ्यूज आ जाएगा, क्या पता मर जाए। और ऐसे ही ह्यूमन पहले के समय में मिलकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था जो शेर से भी ज्यादा डरावने थे। गॉट इट? सब मिलकर। अब बताओ, हम और वो आपस में कॉपरेट कर रहे हैं कि कंफ्लिक्ट कर रहे हैं? कॉपरेट कर रहे हैं। मतलब सोचिए, हम दोनों होमोसैपियन हैं, एक ही जनसंख्या से बिलोंग करते हैं, कुछ चीजों में हम एक दूसरे का कंफ्लिक्ट करते हैं, कुछ चीजों में हम एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ कि कॉकरोच अच्छी चीज है या बुरी चीज है हमारे लिए? हमारे लिए वो कंफ्लिक्ट करता है कि कॉपरेशन करता है? कॉकरोच मेरे लिए विरोध है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि वो बीमारियों को फैलाता है। गॉट इट? लेकिन नहीं, कॉकरोच से मेरे दो फायदे भी हैं। पूछो क्या? कॉकरोच से पहला फायदा हुआ, वो गंदगी खाता है जिससे गंदगियां नहीं फैलती घरों में, ठीक, अर्थात वो वॉशरूम में जो इधर उधर गंदगी फैली रहती है वो उनको खा के जिंदा रहता है। अल्टीमेटली क्या, वो थोड़ी गंदगी भी साफ कर रहा है। लेकिन हाँ, अलग बात है अगर वो गंदगी लपेटा हुआ आपके खाने के ऊपर से चला गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके खाने को वो दूषित कर रहा है। तो देखो, ठीक है, वो बीमारियां फैला रहा है कॉकरोच, ये बात सही है। देखो, चीजों को कई एंगल से देखा करो राशिद भाई, चीजों को अगर एक ही एंगल से देखोगे तो सही चीज नहीं दिखेगी, और जो दिखना है वो दिखेगी नहीं, और जो छुपाना था वो दिख जाएगी। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अब कॉकरोच जो है वो बीमारियां फैला रहा है, यहां तक तो तुम सही हो कि भाई वो बुरा है मेरे लिए, मेरे साथ उसका कंफ्लिक्ट है, लेकिन दो चीजों में फायदा है। पहला, वो गंदगी साफ कर रहा है, दूसरा, कॉकरोच बेटा कई जगह पर, जैसे राशिद भाई का एग्जांपल ले लें, प्रांजल भाई का एग्जांपल ले लें, तो ये लोग कॉकरोच खाते भी हैं बेटा। अर्थात तुम्हें पता होगा चीन के लोग क्या करते हैं बेटा, कॉकरोच खाते हैं, है ना। तो हमारे लिए फूड की तरह भी काम कर रहा है। थोड़ा सा बायोलॉजिकली सोचना, कुछ लोग ऐसे ये सब मत करना नाटक। तो बेटा कॉकरोच हमारे लिए फूड की तरह भी है। तो कुछ चीजों में कॉकरोच मेरे से कंफ्लिक्ट कर रहा है, कुछ चीजों में मेरा क्या कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, मतलब मेरा फायदा करा रहा है। तो अब बेटा देखो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या फर्क डालता है, इसे विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं वो है आपकी इकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में बताया था, एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट पर क्या असर डालता है, इसको भी हम कहते हैं इकोलॉजी। या हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट मेरे पे क्या फर्क डाल रहा है, ये भी क्या है, इकोलॉजी। अगर मैं चंद शब्दों में इकोलॉजी को डिफाइन करूं तो एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव दूसरे जीव पर क्या फर्क डाल रहा, हमें साफ साफ दिखा कि हम दोनों एक ही जनसंख्या के थे और एक दूसरे पर फर्क डाल रहे थे। कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कहीं पर विरोध हो रहा था सांस वाले केस में, और कहीं पर हम एक दूसरे का कॉपरेशन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे थे। और इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर भी फर्क डालेगा। अब बेटा हम लोग चारों तरफ के एनवायरनमेंट पे भी फर्क डालते हैं। सोचो ना, इतना ज्यादा ऑटोमोबाइल्स हो गई, तुम्हारा कार हो गई, ट्रक हो गई, हम इतना ज्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, अब गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट पे भी फर्क डालता है। सर क्या एनवायरनमेंट हम लोगों पे फर्क डालता है? अरे भैया काहे नहीं डालेगा, खुद सोचो। अब मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बोला भी था, अभी गर्मी का मौसम है तो शर्ट पहन के आए हैं, ठंडी का मौसम होगा पैसे वैसे रहेंगे तो कोट पहन के आएंगे। इसका मतलब इन्वायरमेंट मेरे ऊपर फर्क डाल रहा है, तो इन्वायरमेंट पलट के ऑर्गेनिज्म पे फर्क डाल रहा है। और विज्ञान की जिस शाखा में हम इसका अध्ययन करते हैं उसी को हम इकोलॉजी कह के पुकारते हैं। इसका मतलब द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, अर्थात भैया देखना मेरे ऊपर वो फर्क डाल रहा है, मेरे और कॉकरोच के बीच भी कंफ्लिक्ट है, मेरे और इनके बीच भी कंफ्लिक्ट है, ठीक है। द इकोलॉजिकल, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव, द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एमंग, समझना मेरी बात, एमंग सेम जनसंख्या,
या अमंग कम्युनिटी, क्यों कॉकरोच मेरी कम्युनिटी में आएगा। कम्युनिटी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कम्युनिटी का मतलब होता है वो सभी जीव जो एक साथ रहते हो, एक दूसरे पे फर्क डालते हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी। अच्छा जल्दी बताओ, पोलर बियर क्या हम लोग की कम्युनिटी में आता है? जल्दी बताओ, नहीं आता। हाँ ठीक ठीक, सुनो 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 सुनो, अब देखो, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, विरोध एंड कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, अमंग अ मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, एक ही जनसंख्या के मेंबर के बीच में, और हम बोल दें कम्युनिटी के बीच में जो विरोध है और सामंजस्य है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, चाहे एनिमल किंगडम का पोरीफेरस, टेटाटिनोफोरपेडियल, मेंथिस, मेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, दुनिया के किसी भी जीव का नाम ले लो तुम, वो बना किसका है बेटा? सेल का बना हुआ है। और सेल के अंदर लाखों लाखों मॉलिक्यूल का ट्रैफिक है, अर्थात धड़ 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 सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं। 5000 अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन सेल, हमारी सेल में एक समय पर चलती है। मैंने ये नहीं बोला कि 5000 रिएक्शन, मैंने कहा 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन। ना जाने एक रिएक्शन कितनी बार चल रही हो। तो बेटा सोचो, एक सेल के अंदर 5000 अलग अलग तरीके की रिएक्शन चल रही है, धड़ाधड़, बिल्कुल मतलब एकदम मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या हमारे सेल के अंदर ट्रैफिक हो गई है, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब समझना, तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, और मैं बोल दूं एक कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन, या हम बोलें सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, ये सारी चीजें देखने के बाद एक प्रश्न उठता है, आखिर व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर जीवन क्या है, अर्थात जीवन को कैसे हम डिफाइन करें। क्या है जो लिविंग के पास तो है, जिसकी वजह से लिविंग लिविंग है और नॉन लिविंग नॉन लिविंग है। या हम इसे और अच्छे से बोले तो यहां पर दो सवाल स्पष्ट सामने आ रहे हैं। पहला कि व्हाट लिविंग हैव एंड नॉन लिविंग डोंट हैव। क्यों? समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा कि लिविंग के पास क्या चीज ऐसी है जो उसको जिंदा बनाई है, और नॉन लिविंग के पास क्या ऐसा नहीं है जो वो जिंदा नहीं है भाई, अर्थात वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा, ग्रोथ नहीं कर पा रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं है उसके पास, सोचने समझने की ताकत नहीं है नॉन लिविंग के पास। तो आखिर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? दूसरा सवाल यहां पर बनता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि मैं आसाराम बापू तो हूं नहीं, तो बेटा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम साइंस के स्टूडेंट हैं, उद्देश्य के लिए आप लोग आसाराम या विभिन्न प्रकार के किसी का भी आप वीडियोस देखिए, वो बताएंगे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तुम्हारे जीवन का इकलौता उद्देश्य है नीट नीट नीट, ठीक है, समझ पाए? नीट मतलब मेडिकल वाला एग्जाम, और कहीं नीट मत पहुंच जाना। इधर समझो मेरी बात, हम तुमसे क्या कह रहे हैं। तो दो सवाल हैं, पहला लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, दूसरा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। देखो लाइफ का पर्पस फिलॉसफी में आएगा, फिलॉसफी हम लोग ये सब दार्शनिक विज्ञान ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अब मेरी बात समझना, कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक कैरेक्टर, ठीक है। जैसे राशिद भाई आपने मैथ्स लिए बायो, आपने मैथ्स लिए या बायो? आपने बायो ली थी, क्या बात कर रहे हैं, चलो छोड़ो फिर, मैथ्स ना, चलो बेटा एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उम्मीद कर सकते हो मैथ्स लिए होंगे। बायो तो बेटा हम लोग तब लेते हैं ना जब मैथ्स आती नहीं है ना, तो मैथ्स लिए होंगे, तो इसका मतलब इनकी बायो वीक होगी तभी ये मैथ्स लिए। अब लेकिन देखो ये हम लोग को पढ़ा देंगे, सुनना अच्छे से। कन्वेंशनल मतलब होता है, कुछ बातें समझानी पड़ेगी ना बेटा क्योंकि प्योर मैथ्स के हैं। कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक मतलब जो कोई भी बता दे, मतलब ये तो होगा ही। ये बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई लिविंग है या मैं लिविंग हूं, मैं जिंदा हूं, तुम कैसे, किस गुण को, किस कैरेक्टर को देखकर मुझे जिंदा बोलोगे? जो तुम्हारे मन में आए, जो खट से आए। सांस ले रहे हैं, चलो ठीक, अरे रुक जाओ, बिल्कुल तुम लोग तो बायो वाले हो। कन्वेंशनल मतलब अगर तुम गांव में बिल्कुल ना समझ लो, कोई किसी को मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कभी उसने जिंदगी में किताब का चेहरा ही नहीं देखा, समझ लो मेडिकल वालों के लिए जैसे फिजिक्स होती है, ठीक, तो बिल्कुल ऐसे समझो। तो बताओ तुम ऐसा बंदा क्या बोलेगा कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या ऐसे कन्वेंशनल कैरेक्टर है, ये तो ससुरा होगा ही, जरूरी थोड़ी है। गाय कहां बोलती है? गाय की वॉइस है, स्पीक कहां है? बताओ राशिद भाई। अब भैया सुनो, तुम लोग हो बकलोल, सुनो पहले हमारी बात, इसीलिए तुम मैथ लियो, तुम पता नहीं कहां है बायो ली। सुनो हम तुमको बता रहे बेटा, अगर गांव में जाए बुढ़ऊ दादा पूछे, दादा दादा ये बताओ कोई चीज जिंदा है, तुमको कैसे पता? कहें भैया बढ़ेगी, अर्थात ग्रोथ करेगी, इतना तो समझ ही रहे हैं, बचपन से यही देख के बड़े हुए हैं वो।
अब दूसरा कहेंगे भैया बच्चा देने की ताकत होगी, अर्थात रिप्रोडक्शन की ताकत होगी, तभी लिविंग बोलोगे, वरना क्या नॉन लिविंग चीजें बच्चा देती हैं? वरना एक ठो पंखा लेके चले आओ, ठीक है, पूरे घर में पंखा लग जाएगा, दिन दुगना रात चौगुना। तो बेटा पहला बताएंगे ग्रोथ, दूसरा बताएंगे रिप्रोडक्शन, तीसरा बताएंगे भैया अगर गरियाओगे ना तो पलट के कंटाप खाओगे, तभी हम मानेंगे लिविंग है। नॉन लिविंग को चाहे जितना गरिया लो, क्या कभी पलट के कंटाप पड़ता है? नहीं पड़ता है। इसका मतलब समझना, इसको मजाक में मतलब ना, मैं अक्सर बोलता हूं मैं क्लास में मजाक नहीं करता, ये मजाक नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। अब इसको लगाते हैं बायो पे, तो मतलब एक कन्वेंशनल कैरेक्टर ये तो होगा ही, ग्रोथ होगी कंफर्म है, बच्चा पैदा करेगा, ये समझ रहे हो ना, हाँ रिप्रोडक्शन हो गया। और अगर उसे स्टिमुलस मिला, गाली भी तो एक तरीके का स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें रिस्पॉन्स देने पे मजबूर कर दे, अर्थात अगर लिविंग को स्टिमुलस दिया गया, पिंच चुभोई गई, तो पलट के रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे कन्वेंशनल कैरेक्टर। हाँ, अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो चाहो तो इसमें मेटाबॉलिज्म जोड़ लो, कॉन्शियसनेस जोड़ लो, सेल्फ इमर्जेंस जोड़ लो, तो ऐसे तो बेटा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सर जोड़ तो हम जरूर लेते, लेकिन अभी जोड़ने की स्थिति में नहीं है। अब एक एक कैरेक्टर का हम पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले आप लोग को बताना है कन्वेंशनल कैरेक्टर में क्या क्या आएगा, जो कोई भी बता दे। मेटाबॉलिज्म आएगी? यस सर, नो सर, कम ऑन गाइस, यस सर, नो सर, ओके। मेटाबॉलिज्म क्या एक कन्वेंशनल कैरेक्टर है? पारंपरिक कोई भी बता देगा, गांव के दद्दू बता देंगे, कबो ना बता पाएंगे। इतना मेटा बोलते बोलते दद्दू कांख मारेंगे, वहीं पे कवरिया पहुंच जाएंगे, है ना? ग्रोथ है या नहीं है? है। और रिप्रोडक्शन? अच्छा, और अगर कोई स्टिमुलस दिया, कोई चिकोटी काटेगा तो पलट के रिस्पॉन्स पड़ेगा, है या नहीं है? चलो बेटा आइए आइए इधर आइए। तो बेटा हम इसमें बहुत सारे कैरेक्टर जोड़ सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था इमरजेंस, याद आया? इमरजेंस अर्थात उभर उभर के नई प्रॉपर्टी का आना, इमरजेंस हो गया। सेल्फ रेप्लिकेशन अर्थात हम खुद बच्चा पैदा कर सकते हैं, किसी असीम मशीन की जरूरत नहीं है। तो ये कहने का मतलब हुआ। अब एक एक कैरेक्टर का पोस्टमार्टम होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग है या नहीं है। अब सबसे पहला कैरेक्टर आता है ग्रोथ। सबसे ज्यादा मैं तुम्हें कहता हूं पूरी बायोलॉजी में, देखो बायो इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल। अगर धरती पर कुछ सबसे आसान बना है तो बायोलॉजी ही है। गॉट इट? देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। गॉट इट? सुनो अब, लेकिन मैं तुम्हें सच बता दूं, आसान हर सब्जेक्ट है अगर हम बेस पर खूब ध्यान लगाएं। मैं तुमसे कहा था 90% चीजें बायोलॉजी में अंग्रेजी भाषा से ली गई हैं। अभी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, चलो टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। 11 तो किया ही है ना, बताओ ग्रोथ की डेफिनेशन, जिसकी मर्जी हो बोले। क्या? डिवीजन ऑफ सेल और इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन जनसंख्या। हो गया? अब हम सुनाएं? हमको आता है, बता रहे हैं, रुकोगे? हाँ देखो, ये जितना तुमने ज्ञान दिया है ना एनसीईआरटी पेज नंबर 3, लास्ट 2 लाइनों का ज्ञान दिया है, ठीक। अब तुम हमसे सुनो। सच ये है कि जितनी भी डेफिनेशन दी हो रटी हुई है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, खत्म। किसी भी चीज का बढ़ना ग्रोथ कहलाती है। अब तुम इसको बायोलॉजी में कहाँ डिफाइन कर रहे हो यार, ये इंग्लिश का टर्म है मेरे लाल। ये ग्रोथ का मतलब क्या है ऐसे समझो। मान लो 2019 में मेरे पास जो है 10 रुपया था, साल भर में हम 10 रुपया कमाए। 2020 में मान लो हमने साल भर में 11 रुपया कमाया। 2021 में साल भर में हमने मान लो 12 रुपया कमाया। तो अब बताओ यहां पर ग्रोथ नहीं है? ये ग्रोथ है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है। मान लो 2019 में मैंने 2 बच्चे पैदा किए, 2020 में मैंने 3 बच्चे पैदा किए, 2021 में मैंने 5 बच्चे पैदा किए। बताओ बच्चा पैदा करने में ग्रोथ है या नहीं है? है ना? अरे बेटा बाउंड्री है, सुनो मेरी बात। इसका मतलब गुरु, अब तुम इसको ये क्यों नहीं बोले इंक्रीज इन नंबर ऑफ बच्चा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बीवियां, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन हेयर, एनी इंक्रीज मेरे भाई, इंक्रीज इन पैसा, कोई भी इंक्रीज। मान लो 2018 में मैंने 1 बिल्डिंग खरीद ली, 2019 में मैंने 3 बिल्डिंग खरीद ली, तब भी तो ग्रोथ हुई। ग्रोथ का मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। बात खत्म। हैप्पी बर्थडे। बात सुनो हमारी, क्या कह रहे हैं? ग्रोथ का मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। अब चाहे सेल का साइज बढ़े,
चाहे सेल डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा ले, चाहे सेल जो है डिवाइड करके अपनी जनसंख्या बढ़ा ले, चाहे आप बोल दो कि किसी ट्यूब की ग्रोथ हो गई, कोई ट्यूब है वो लंबी हो गई, तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी ग्रोथ। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ग्रोथ का मतलब क्लियर है? मतलब इंक्रीज इन एनीथिंग मेरे भाई, किसी भी चीज का बढ़ना क्या है? ग्रोथ। ये बताओ, मेरे नाखून बढ़ गए, ग्रोथ हुई या नहीं हुई? तो आज से कोई बोलेगा इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन जनसंख्या, इंक्रीज इन एनीथिंग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ। गॉट इट? चलो आओ, अब आते हैं थोड़ा एनसीईआरटी पर। एक डायरेक्ट सवाल आएगा, ट्विन कैरेक्टर। ट्विन कैरेक्टर का मतलब समझते हो? ट्विन कैरेक्टर मतलब जुड़वा, जो आपस में हमेशा जुड़े रहे। फिर रटने वाली बात, अब एक क्लास हमारी रटने वाली बात मत किया करो भाई, सोचो, रटोगे भूल जाओगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम रट रहे हैं कि हम उसको कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं। मैंने पहले दिन क्लास में क्या चैलेंज किया था कि पूरी बायो में कोई एक भी ऐसी चीज बता दो जो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जिसे रटना पड़े, हम बायो पढ़ाना छोड़ देंगे। फिर तुम रटने वाली बात कर रहे हो, बोलो इंक्रीज इन एनीथिंग, बात खत्म, ग्रोथ है। अब ट्विन कैरेक्टर का मतलब होता है दो ऐसे कैरेक्टर जो ग्रोथ के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं बायोलॉजी में, ठीक? वो होता है बेटा इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना। मास का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मत समझ लेना चाचा, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। इंक्रीज इन मास। अगला इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बढ़ना, या अगर हम और अच्छा कहना चाहें, सीधे बोलें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इसे आप बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अर्थात हम लोगों में सेल का मास बढ़ जाए या सेल की संख्या बढ़ जाए, ठीक? मेरी बात समझना। वाटरमेलन का नाम सुना है? तरबूजा, 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 खरबूजा, खरबूज, तरबूज, लाल लाल वाला, ठीक? हाँ, अरे ना हम भूले नहीं, हमको पता है, हाँ भूल गए। हाँ तरबूज, वो लाल वाला वाटरमेलन में, समझ गए ना? हाँ, इधर जो उसके अंदर लाल 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 भरा रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है वो भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल का बना होगा, उसकी सेल अपने साइज का 3.5 लाख गुना बढ़ जाता है। क्या बोला? अपने साइज की 3.5 लाख गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाती मालूम है? इसी के अंदर बच्चा मेरे क्या होता है, इसी के अंदर ढेर सारा पानी भर जाता है, और पानी घुसता और पानी घुसता, और अल्टीमेटली सेल अपनी साइज की 3.5 लाख गुना। सर ये कहां लिखा है एनसीईआरटी में? क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 पे जाइएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरे पेज पर दूसरा पैराग्राफ 7वीं लाइन, तीसरा पेज दूसरा पैराग्राफ 7वीं लाइन। वहां पर एनसीईआरटी लिखती है कि जो वाटरमेलन है उसकी सेल का साइज 3.5 लाख गुना बढ़ गया। तो अब बताओ सेल का वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा, तो इंक्रीज इन मास हुआ। मैंने कहा भैया ग्रोथ हुई। समझ में आया? अच्छा मान लो मेरी एक से, अच्छा ये बताओ जब हम पैदा हुए थे हम इतने बड़े तो लॉन्च हुए नहीं थे, तो हम इतने बड़े लॉन्च हुए होंगे। धीरे धीरे देखो सेल डिवाइड करती गई करती गई करती गई, ये देखो ये क्या हो गई? ग्रोथ। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? इंक्रीज इन मेरा मास भी हुआ और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ी। अरे सेल डिवाइड करी नहीं होंगी तो क्या मैं इतना लंबा हो पाता? बोलो, एकदम क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? हाँ चलो अब बेटा मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से। अगर बेटा देखा होगा कि हम प्लांट्स को काटते हैं, फिर थोड़े दिन बाद निकल आता है, फिर प्लांट को काटो, फिर थोड़े दिन बढ़ जाता है, फिर काटो, फिर प्लांट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरी बात समझना, क्योंकि प्लांट के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी अनंत काल तक है। मान लो यहां पर ये तुमने प्लांट ले लिया इधर, और तुमने क्या किया? इस प्लांट को इधर, इस प्लांट को काट दिया, कट किया। अब बेटा कुछ दिन बाद ये फिर यहां की सेल डिवाइड करके क्या होंगी बेटा? फिर लंबा हो जाएगा, फिर काट दो, फिर डिवाइड करके क्या हो जाएंगी? फिर लंबा हो जाएगा। अब होता है ना ऐसा। तो बताओ प्लांट में सेल डिवीजन या बोल दो ग्रोथ अनंत काल तक थ्रू आउट लाइफ होती है या एक फिक्स एज तक होती है? क्या फिक्स एज तक होती है? पूरी लाइफ, बिल्कुल सही। चाहे जितनी बार काटोगे वो उतनी बार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरा हाथ काट दो तो बताओ क्या मेरा हाथ डिवाइड करके बढ़ जाएगा? पक्का? अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ हाइट क्या हमेशा बढ़ती रहती है कि 21 साल की उम्र के बाद रुक जाती है? लगभग 21 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसका मतलब एनिमल्स की बात करें, क्योंकि मैं एनिमल हूं ना बेटा, जानवर हूं मैं, अगर एनिमल की बात करूं तो एनिमल में एक सर्टेन एज तक हाइट बढ़ेगी, या बोल दीजिए सर्टेन एज तक ग्रोथ होगी। लेकिन क्या इसके बाद क्या हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होगा? हमारी बॉडी में कोई सेल डिवाइड करेगी? करेगी, यही तो मुद्दा है। मेरी बात सुनो, देखो देखो मेरी बात सुनो,
जब किसी इंसान की हाइट बढ़ रही है, देखो इधर देखो, तो मेरी लगातार धनाधन सेल डिवाइड कर रही है और हाइट बढ़ती जा रही है, तुम कहे ग्रोथ हुआ, 21 साल तक तो ग्रोथ, हाइट वाली ग्रोथ होगी। लेकिन अब बेटा मान लो मेरे कहीं चोट चपेट लग गई, तो अगल बगल की सेल डिवाइड करके क्या करेंगे, उस घाव को भर लेंगे। या अगर मान लो बेटा कुछ नहीं, गर्मी का मौसम है, हफ्ते में 2 बार तो नहा ही लेते होगे, तो बेटा जब नहाते हो अगर नहाओगे तो स्किन की सेल्स छूटेंगी, अगर सेल डिवाइड करके उसको भरे ना, तो मेरा मानना है एक दिन ऐसा होगा बेटा तुम नहा रहे होगे, ऐसे छील दोगे, पूरी स्किन उतर जाएगी। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में ग्रोथ अनंत काल तक है, थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिंदा है सेल डिवाइड करेगी और ग्रोथ होगी। लेकिन एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होगी बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद हाँ सेल डिवीजन भले हो जाए कि ताकि भाई तुम्हारा जो लॉस्ट टिश्यू हो, मान लो चोट चपेट लग गई, यहां पर तुम्हारे किसी ने नाखून मार दिया, तो अगल बगल की सेल डिवाइड करके उस घाव को भर दें। तो इसका मतलब मैं फाइनली कह सकता हूं, प्लांट के केस में जो आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ वो आपकी थ्रू आउट लाइफ होगी, घसीट के लिख रहे बेटा, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। और वहीं पर एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ होगी वो आपका सर्टेन एज तक होगी, उसके बाद सेल डिवीजन भले हो जाए, लेकिन सेल डिवीजन हाइट बढ़ाने के लिए होगा, हाइट बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन होगा, हाइट बढ़ाने के लिए नहीं होगा, टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू, गॉट इट, जो तुम्हारी सेल का नुकसान हुआ है उसी का रिप्लेसमेंट करने के लिए। चलिए आइए, अब अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, अच्छे से सीखिएगा। एक शब्द है इनक्लूसिव, क्या बोला, इनक्लूसिव, और एक शब्द है एक्सक्लूसिव। जब तक इन शब्दों का मतलब नहीं आप समझोगे, मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, और जब तक क्लियर ना हो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। इधर इनक्लूसिव और एक चीज है एक्सक्लूसिव, किसमें अलग अलग की फीलिंग आ रही है, कि 2 चीजें अलग हो रही हैं। फील, कुछ वर्ड होते हैं जो फील देके जाते हैं, सबको बिल्कुल सही, एक्सक्लूसिव, एग्जिट, अलग अलग ना, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग अलग, अंग्रेजी का शब्द है इसलिए थोड़ा भौकाली लग रहा है, बाकी बहुत सरल है ये सब, अलग अलग। इन ऐसा लग रहा है इन मिल गई 2 चीजें, है ना, इनक्लूसिव अर्थात 2 चीजों का मिलना, गॉट इट, अर्थात समाहित। थोड़ी शुद्ध हिंदी है बेटा, इतनी मैं भी यूज नहीं करता लेकिन जरूरी है। समाहित मतलब 2 चीजें एक ही जैसी हैं, मतलब आपस में मिल गई। क्या ये बातें समझ गए बेटा? अच्छा सर सुनिए सर, बिटिया जितनी भी बिटिया पढ़ रही हैं अब सिर्फ वो बात करेंगी। बेटा तुम एक बात बता रहे, मेरी बात का कभी बुरा मत मानना, मेरी भी बहन है ना, तो हम उसको भी ऐसे थोड़ा चिढ़ा देते हैं, तो उसको ज्यादा तुम माइंड मत करना, ठीक है, और कर भी लोगे तो क्या कर लोगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बिटिया, सुन रही हो, सुन रहे हो बिटिया अब, हाँ बिटिया अब सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं कहीं पर मास है, मास समझते हो ना, कुछ भी उठा लो, ये मास है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का होगा, सब लोग मानते हैं इस बात को, Gm1m2/r²। तो अब बेटा जहां पर मास है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जहां पर चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक होगी, चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगी, जिसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अब बेटा इसका मतलब मैं कह सकता हूं जहां पर मास है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इतनी बात एकदम क्लियर? बोलो, जहां पर चार्ज है कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, ठीक है, अब वहां पर क्या होगा बेटा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। जहां पर आपका मान लो मैग्नेट रखा हो, सिंपल भाषा में बोले तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, ठीक है। तो अब बेटा मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा, चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होनी तय भाई, मैग्नेट होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में, मास और ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में इनक्लूसिव है, एक दूसरे में समाहित है, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, या अलग अलग है, एक्सक्लूसिव है, इनक्लूसिव। मतलब शब्द को यूज करना सीख गए हो ना? हाँ, तो चलो बिटिया अब तुम लोग ये बताओ जो राइट इंडिकेटर स्कूटी का देकर तुम लोग लेफ्ट मोड़ देती हो, हाँ, जब स्कूटी का राइट इंडिकेटर दोगी और मोड़ोगी किधर, लेफ्ट, तो बेटा ये बताओ इन सारी हरकतों को देखते हुए बिटिया तुम लोग और बेवकूफी इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? जल्दी बताओ।
बिल्कुल सही जवाब, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव, बिल्कुल समाहित है एक दूसरे में। जहां पर कन्या वहां पर राइट इंडिकेटर दे के लेफ्ट मुड़ना ही है। लड़कों, ए बेटा, तुम लोग और बुद्धिमानता इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? क्या बात है, इधर आओ। चलो बेटा, अब वर्ड यूज करना सीख गए हो। आइए बेटिया, बुरा मान गई क्या? मान जाओ, कोई बात नहीं। इधर देखो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं। मान लो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर कौन सा है? अरे अमीबा मानो, बैक्टीरिया मानो, माइकोप्लाज्मा मानो, हमसे क्या मतलब। यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड किया, एक सेल से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई। बैक्टीरिया मान लो बेटा, अमीबा मान लो, ईस्ट मान लो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई मान लो। ये सेल डिवाइड करी, एक से हो गई 2। तो बताइए, ये जो बैक्टीरिया है इसने बच्चा पैदा किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया। सभी बच्चा कह रहा है, मैथ वाले भैया भी कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ है। इधर बच्चा पैदा हुआ है, एक बैक्टीरिया ने 2 छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा कर दिए। आइए आपको एक बड़ा अच्छा सा नजारा दिखाते हैं। मेरी निगाह में आपको लग रहा है बच्चे पैदा हुए, मुझे लग रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हुआ या नहीं हुआ? सेल भी तो बढ़ी मेरे भाई, सेल भी तो बढ़ी। इसका मतलब ग्रोथ हुई या नहीं हुई? इसी वजह से कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है कि अलग अलग है? एक ही नहीं, एक ही नहीं, एक चीज है। अच्छा, मतलब एक दूसरे में समाहित है बेटा? बिल्कुल सही। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे में बिल्कुल समाहित है। एक बोलेगा बच्चा हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ, एक बोलेगा ना 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 नंबर ऑफ सेल बढ़ी है, ये तो ग्रोथ हुई है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में इंक्लूसिव घटनाएं हैं, अर्थात समाहित घटनाएं हैं। ठीक। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? जल्दी बताओ। या मैं बोल सकता हूं सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स। ठीक, चलो इतनी बातें एकदम क्लियर। आइए अब हम लोग आगे बात करें। ये बताओ बेटा, अगर मैं कहूं शर्मा जी के यहां लड़का पैदा हुआ, ठीक, शर्मा जी मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा और क्या, इंसानी है। तो शर्मा जी के यहां लड़का पैदा हुआ, आप लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ हुई या रिप्रोडक्शन हुआ? पक्का? चलो, नहीं ग्रोथ कहां से हो गया? तो हद हो गई यार, बच्चा हुआ कह रहे हो ग्रोथ हो गई, मजाक चल रहा है। सुनो, अच्छा रिप्रोडक्शन हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि साहिल सर, मतलब मैं 6 फीट के तो हैं ही, हम दिख ही रहे होंगे, 6 फीट के हैं, 1 साल बाद मैं 6.5 फीट का हो गया, तो बताओ ग्रोथ हुई कि रिप्रोडक्शन हुआ? ग्रोथ हुई। इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है ना? अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। तुम लोग रट रहे हो ना, समझ नहीं रहे हो ना? ये बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं बोल सकता हूं कुत्ता है, कुकुर में ग्रोथ होना अलग चीज है, रिप्रोडक्शन होना अलग चीज है। मानते हो या नहीं मानते हो? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं, वहीं पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है। एक बंदा उसे ग्रोथ कहेगा, दूसरा बंदा उसी को रिप्रोडक्शन कहेगा। अच्छा आइए अब इधर देखो बेटा, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, अगर उसे अपना मास बढ़ाना है अर्थात सेल बढ़ानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सेल डिवीजन। तो समझना भाई, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना मास कैसे बढ़ाएगा, अपना वजन कैसे बढ़ाएगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा के। नंबर ऑफ सेल्स कब बढ़ेंगे? जब सेल में क्या होगा? डिवीजन। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब मेरी बात समझना, ये बताओ बेटा, क्या नॉन लिविंग चीजें ग्रो कर सकती हैं? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लो अब रटा वाला पॉइंट आ गया इनका। हाँ भैया, क्या उसमें ग्रोथ?
उसमें ग्रोथ नहीं नहीं नहीं, जैसे हरे पहाड़ और टीले उले बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ होगी। टीले वीले वीले अभी तक नहीं बढ़े, टीले जरूर बढ़ते हैं। सर टीले का अच्छा ठीक है, सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, नॉन लिविंग में इंटरनल ग्रोथ हो सकती है? मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूं कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप समझ नहीं पाओगे कि आपने रटी है या समझी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आराम से रुक जाओ, इंटरनल हो सकती है। पूछो कैसे, पूछो कैसे, पूछो कैसे। हुआ कुछ ऐसे, सुनो तो, हुआ कुछ ऐसे, यही अपने नेपाल के बगल की बात है, ज्यादा दूर मत जाओ। हुआ क्या समझना, पहले ये समझो कि जो हम लोग हैं, हम लोग तो अंदर से ही ग्रो करते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि हम कीचड़ में नहा के चले आए, ऊपर जो है पौवा भर कीचड़ है, तुम कहोगे सर की हाइट 2 इंच बढ़ गई, ऐसे थोड़ी कहोगे। तो हम लोग में जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, अंदर से होती है। लिविंग में तो ये कंफर्म है कि ग्रोथ जो है इंटरनल होती है ना बच्चा, लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होती है, ये बात कंफर्म है। लेकिन अब अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन तब भी हम आपको बताएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है माउंटेन, टीला, ये सब हटाओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप अपनी फिजिक्स की किताब को जाकर जल्दी से देखिए, उस पर बेटा धूल की एक मोटी सी लेयर आ गई होगी, है ना, काफी दिन से खोली नहीं होगी। तो देखो वहां पर क्या हुई, ग्रोथ हुई, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या हो गया बेटा, ऊपर धूल है ढेर सारी, ठीक है। कभी कभी खोल दिया करो, साफ कर दिया करो। अब बेटा वो जो धूल मोटी सी आ गई उसके ऊपर, इसका मतलब धूल क्या अंदर से निकली है कि ऊपर से आई है, ऊपर से। तो इसका मतलब नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हुई कैसे हुई, एक्सटर्नल। एकदम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। तुमने रेगिस्तान में देखा होगा, एक तुमने पिक्चर देखी होगी, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। खैर मेरे दिल से सिर्फ ब्लड निकलता है, ठीक है, सलमान भाई के दिल से आह निकलती है। तो रेगिस्तान में भाई साहब जा रहे थे, तो रेगिस्तान में देखा होगा बड़े बड़े ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं, है ना। सैंड ड्यून्स कहने का मतलब रेत के उभार सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। तो एक जगह जब तेज हवाएं चलती हैं तो रेत एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वहां जाके इकट्ठा हो जाती है, जहां जाती है वहां पर ऊंचाई हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर से आकर ग्रोथ हुई कि अंदर से ग्रोथ हुई, ऊपर से आके ना। एक्सटर्नल या इंटरनल, अब इधर देखो 99.99% नॉन लिविंग चीजें एक्सटर्नल ग्रोथ करती हैं, सिर्फ 0.1% छोड़ दो। देखो उसमें क्या आता है, हाँ सुनो, नेपाल की कहानी है, सुनना, हमारा पड़ोसी देश है। वहां पर देखो, असल में जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं वो धरती पूरी एक पूरी समूची लैंड थोड़ी है कि पूरी की पूरी एक टुकड़ा थोड़ी है, ये बहुत सारे टुकड़े आपस में ऐसे फंसे हुए हैं, है ना, मतलब बहुत सारे टुकड़े ऐसे आपस में फंसे हुए हैं। अब बेटा, और ये टुकड़े हमेशा आपस में हल्का हल्का हिलते डुलते रहते हैं, और हमेशा हर साल 2 सेंटीमीटर इधर उधर होते हैं। मतलब समझना, जिस धरती पर आप खड़े हो वो धरती एक्चुअली में ऐसे समझो, तुम सोच रहे हो कि वो धरती बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट एक लैंड है, ऐसा नहीं है, वो ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में टूटी हुई है। और जब ये टुकड़े धीरे से, बस 2 सेंटीमीटर एक साल में, लेकिन सोचो इतना बड़ा लैंड मास जब आपस में टकराता होगा तो ऊपर हलचल होती है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं भूमि में कंपन, भूकंप, है ना। तो अब बेटा हुआ क्या, नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसी 2 प्लेट्स थी, समझना अच्छे से। हुआ क्या, वो दोनों प्लेट आपस में टकराई, और जब टकराई तो ऐसे उठती चली गई, उठती चली गई, चली गई। और ये जो तुम्हें पहाड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ा नजदीक से देखो कैमरे में बच्चा हमारे, ये जो पहाड़ दिखाई दे, टकराई 2 प्लेट, उठती चली गई, उठती चली गई, और ये जो पहाड़ बना, दिख रहा पहाड़, पहाड़वा दिख रहा है, ये जो पहाड़ दिखा, इसी पहाड़ का नाम तुम्हारे माउंट एवरेस्ट है। समझ में आया, तो माउंट एवरेस्ट ऐसे बन गया, अर्थात दो प्लेट्स आपस में टकराई, 2 बड़े जमीन के टुकड़े ऐसे आपस में धड़ाम से टकराए और उठते चले गए, और माउंट एवरेस्ट बना। लेकिन अब यहां देखो, इंटरनल हुई या एक्सटर्नल हुई, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ के अलावा नॉन लिविंग में कुछ एक्सेप्शन है जहां इंटरनल ग्रोथ होती है। लेकिन हां, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी ग्रोथ होगी हमेशा कैसी होगी, इंटरनल। अच्छा, अब अगर मैं अब मुझे समझाने दो, डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है। अगर मैं शब्द बोलूं डिफाइनिंग, डिफाइनिंग मतलब होता है, अच्छे समझना, जो किसी चीज को डिफाइन करता हो। मेरी बात समझना, इंसानों में देखने की शक्ति है, क्या ये इंसानों का डिफाइनिंग कैरेक्टर है? यस सर। कई लोग अंधे भी तो होते हैं, तो क्या वो इंसान नहीं?
तो ये डिफाइनिंग हुआ या नहीं हुआ? इंसानों में दांत पाए जाते हैं, क्या ये चीज डिफाइनिंग है? नहीं है सर। नहीं बेटा, ठीक है, दद्दू के दांत गायब हैं, ठीक है। चलो, इंसानों में दिल पाया जाएगा, ये डिफाइनिंग है या नहीं है इंसान के लिए? वो हर इंसान के पास होगा, हर इंसान। मैं बायोलॉजिकल हर्ट की बातें करता हूं, ध्यान रखना। सुनो, इंसानों के पास दिल होता है, ये सबके लिए डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग मतलब ये तो ससुर होना ही है। गॉट इट? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। आए तो इंटर्न, अच्छा तो बताइए, अगर मैं बोलूं मुझे एक एक्स नाम की चीज मिली, मैंने नाम क्या रख दिया? एक्स, इसमें मैंने ग्रोथ देखी, तो बताओ ये लिविंग है या नॉन लिविंग? बस इतना पता है कि ग्रोथ हुई है, कुछ भी हो सकता है। सर अब ये बताओ एक्सटर्नल है या इंटरनल है? ठीक है सर, अगर आपने एक्सटर्नल बोला तब तो मां कसम वो नॉन लिविंग होगा ना। अगर एक्सटर्नल ग्रोथ बोला तो नॉन लिविंग होगा, लेकिन अगर आपने इंटरनल ग्रोथ बोला तो 99.99% मैं श्योर हूं कि आप किसकी बात कर रहे हो? लिविंग की। क्या ये बात समझ में आ गया? इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि आप सिर्फ ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग भी दिखाते हैं। ग्रोथ कभी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग भी दिखाते हैं। आपको वो कंडीशन बतानी पड़ेगी कि आप इंटरनल की बात कर रहे हो कि एक्सटर्नल की कर रहे हो, तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चीज में वो चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। हाँ योगेंद्र सर बताएं। बताएं सर, बताएं। इधर क्या चाहिए बताइए, क्या कुछ चाहिए? किस चीज की? चाबी ढूंढी जा रही है इस समय। तो ये बताओ, चाबी के ऊपर जंक लग गया, एक्सटर्नल ग्रोथ की इंटरनल? एक्सटर्नल, राइट। इसका मतलब नॉन लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बताओ डिफाइनिंग फीचर क्या होगा, एक्सटर्नल ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ? हाँ, इंटरनल ग्रोथ आपका क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर। समझ में आ गया? ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी? अब मरने के बाद ग्रोथ स्टॉप, तो डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। चलो बेटा, विट्रियस का मतलब समझ लो, बहुत जगह काम आएगा तुम्हारे, अच्छे सुनना। विट्रियस का मतलब होता है कांच। कहीं पर भी विट्रियस शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है कांच। बेटा अगर हिंदी में कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी, काफी टाइम हो गया हिंदी लिखे। कांच सही है, ठीक है। इधर हाँ सही तो है ही, हम लिखे, इधर आओ। अब विट्रियस मतलब क्या हो गया? कांच। इन का मतलब क्या हो गया? अंदर। मैंने शॉर्ट में बोल दिया इन विट्रो। इन विट्रो मतलब कांच में, अर्थात एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इस टेस्ट ट्यूब में, भाई बाजा बंद कर, इसको क्या बोलते हैं? इसकी आवाज आ रही, झिंगुर। खेत में लोटा लेके बैठे हो क्या? इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। चलो, अब तुम्हें इन बैक्टीरिया को गिनना है, बताओ कैसे गिनोगे? इतने सारे बैक्टीरिया, और जब तक गिन रहे होगे क्या पता वो 2-4 बच्चे और दे दिया हो, कैलकुलेशन डिस्टर्ब। कैसे गिनोगे? माइक्रोस्कोप से सर। बैठ के गिनोगे दिन भर? निकल चुका नीट। सुनो सुनो, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, मानते हो? तो हमने एक पार्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का मतलब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब ले लिया, ठीक। 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 900 बैक्टीरिया है। फर्जी वैल्यू है, ठीक है, सीरियस मत ले लेना। 900 मेडिकल वैल्यू ससुर ये भी रट लोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 900 बैक्टीरिया होते हैं, सब फर्जी वैल्यू है भैया। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 900 बैक्टीरिया है। टोटल मैंने बोल दिया, टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो अब बताओ टोटल में कितने बैक्टीरिया? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपका 90,000 आपके क्या हो गए बैक्टीरिया। मैंने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है।
तो हम आसानी से इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि कितने बैक्टीरिया हैं। चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब अगला आता है कैरेक्टर आपका रिप्रोडक्शन। अब समझो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। चलो बताओ, रिप्रोडक्शन को कोई डिफाइन करेगा? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नो सर। कहाँ है सर? कहाँ है सीधे नो सर? हमारी क्लास में नो सर हो रहा है आज। आप बताइए सर। हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता, तुम लोग बताओ। हम बताएं? सुनो, अपने जैसे को पैदा करना, यकीन मानो कल को उम्मीद करता हूं, ठीक है, कल को मेरी बच्ची या मेरा बच्चा होगा, मेरे जैसा तो नहीं होगा देखने में, सीधी सी बात है। वैसे मैं चाहूंगा नहीं वो इतना बदसूरत हो। चलो सुनो, सब लोग कहेंगे सर बच्चे पैदा करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आइए लेकिन इस शब्द की फील लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल फील लेते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये बताओ कि क्या मुझे किसी ने पैदा किया होगा या मैं अवतारित हुआ था? मुझे मेरे मम्मी पापा ने पैदा किया, मतलब मेरा क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, मानते हो? मैं प्रोड्यूस किया गया। भविष्य में उम्मीद करता हूं मैं भी कुछ प्रोड्यूस करूंगा। यस सर। इसका मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है, सुनो बात सुन मेरी, जो प्रोड्यूस हुआ है, जो खुद पैदा हुआ है, वो फिर कुछ पैदा किया, अर्थात उसने रिप्रोड्यूस किया। समझ में आया? री का मतलब दोबारा। भैया गनवा रिपीट कर दो, बड़ा मजा आ रहा है राजा 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 में। तो री का मतलब क्या हुआ? रिपीट करना। अर्थात अब कहोगे, अब समझना मेरी बात, मेरी बात समझना। ये मान लो मेरे पापा मम्मी ऐसे एक गोले में दोनों निपटा दे रहे हैं, ठीक, ये हमको पैदा किए, हमने भी कुछ मान लो हो गया, ठीक, हमने पैदा किया, तो ये मैं इनकी तुलना में क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। और मैंने भाई साहब को क्या किया? रिप्रोड्यूस, ठीक। लेकिन सर इसका मतलब आप रिप्रोड्यूस नहीं हुए, आप क्या हुए? प्रोड्यूस हुए। ये तुलनात्मक शब्द है। ये बताओ हम गोरे हैं कि काले हैं? पहले जल्दी बताओ। और अगर कुछ गलत जवाब आए पटक के मारेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी तुलना क्रिस गेल से की जाएगी, क्रिस गेल बेटा देखा होगा ना, काला हाथी, तो अगर क्रिस गेल से करोगे तो मैं गोरा हूं, लेकिन कटरीना कैफ से कर दोगे सीधे तो मैं थोड़ा सा हल्का सा, मतलब एक आध पॉइंट का थोड़ा सा करिया हूं। तो ये तुलनात्मक शब्द है। आप लंबे हैं कि छोटे हैं, आप गोरे हैं कि काले हैं, आप मोटे हैं कि पतले हैं, या मेरी तरह फिट बॉडी बिल्डर हैं, तो ये सब तुलनात्मक शब्द है। या मेरी तरह कुपोषणी बोल दो, ठीक। अब सुकून है? अब सुनो, तो बेटा यहां पर प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस ये तुलनात्मक शब्द है। मैं, अगर मेरी बात करोगे तो मैं अपनी मम्मी पापा से कंपेयर करूं तो उन्होंने मुझे क्या किया? प्रोड्यूस। और मैंने क्या किया? रिप्रोड्यूस, है ना। लेकिन अगर मैं मम्मी पापा के पीछे चला जाऊं, नानी नानी नाना नाना, क्या होता है, नानी नाना जो भी, उनके जितने भी आइटम थे, मतलब मम्मी पापा थे, वहां पर चले जाऊं तो उन्होंने उनको क्या किया? ये क्या हुए? प्रोड्यूस हुए। उन्होंने मुझे क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो हर कोई हम सब प्रोड्यूस भी हुए हैं मेरे भाई, और रिप्रोड्यूस भी हुए हैं। डिपेंड करता है आप तुलना कहां से कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी मम्मी पापा से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप लोग प्रोड्यूस हुए हो, वहीं पर दादा दादी से कंपेयर करोगे तो आप लोग रिप्रोड्यूस हुए हो। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई नो। आ जाओ, चलो, दैट्स अ जोक, ओके। आइएगा, रिप्रोडक्शन हम समझ गए भैया, जो खुद प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ रिप्रोड्यूस करने वाला है। अब रिप्रोडक्शन भैया बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। चलो पहले हम लोग तीन प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। इधर पहले हम लोग तीन प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम दो प्रकार में चेंज कर देंगे। गॉट इट? इधर थोड़ा दरवाजा बंद कर ले भाई। और पटेल भाई उन्नाव वाली कोचिंग सही चल रही है अपनी? सही। आइए चलिए, रिप्रोडक्शन भैया तीन प्रकार का। पहला होता है वेजिटेटिव। पटेल भाई अब आप भी पढ़ेंगे यहां पर वेजिटेटिव। बेटा बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ा करो। कई बार आप लोग ये गलती कर लेते हो ना कि अरे सर का लेक्चर है आज, एकदम मन लगा के पढ़ेंगे, और देखते देखते कब गांव पहुंच जाते हो पता नहीं चलता। तो ये मत किया करिए आप लोग, बिल्कुल चिल हो गया। मतलब मैं तुम्हें अपना पर्सनल बता रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में जैसे भी पढ़ाई किया मैंने ऐसे किया, मतलब एकदम चिल होकर ऐसे देखो बस, एकदम अच्छा, अच्छा, मतलब
हौले हौले पढ़ा करो, पढ़ाई को इतना सीरियस मत लो कि तुम्हें अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। हम सबको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बकैती करना, टाइम पास करना, राइट राइट। ये भी तो एक टाइम ही पास है, ये भी तो बकैती है, बस पढ़े लिखे लोगों की बकैती है ना। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, जिसका इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में बेटा, डॉक्टर दूध चपरासी नहीं बन पाएगा। तो इंटरेस्ट लो, पढ़ाई को एकदम अगर सीरियस ले लोगे, आज जितना सर बोलेंगे सब हमें सीखना है, आंखें एकदम गड़ा के देख रहे हो, तो बेटा हमें देखते देखते हम तब धुंधले हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से हमेशा याद रखो कि ये सब एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार, ठीक है। सब पूरी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सब तुम अपने चारों तरफ की चीजें सीख रहे हो, तो बिल्कुल चिलॉन मूड में रहा करो। इधर देखो, कभी पढ़ाते वक्त हमें सीरियस देखो, आज तक हम बहुत सीरियस हो गए, कोई आ गया हम उस पर जरूर कमेंट मारेंगे, और पटेल भाई क्या हाल है, और राशिद भाई क्या हाल, तो चिल होके रहो ना। अगर मैं बोलूं नहीं मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं तो बच्चों रिप्रोडक्शन और ऑफ 3 टाइप्स, तो बेटा फिर मैं फ्लो में नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर मैं अपना सारा फील नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो बिल्कुल चिल मारो, आराम से लेटो एक पैर ऊपर रख के दीवार पे आराम से पढ़िए, है ना। तो रिप्रोडक्शन भैया 3 प्रकार का, पटेल भाई फोकस करिएगा। हैं? वो तो मेरी बात ही अलग है। चलो आइए, चलो बेटा, थैंक यू। मौज लिया तो फिर डांटेंगे। रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अच्छे से समझिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी जीव का, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई अंग कट के गिरे और वही अंग डिवाइड करके फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाए। सर नहीं समझ पाया आपकी बात, अभी समझा रहे हैं, रुको। इधर जैसे मान लो ये कोई जीव है, इधर मान लो ना, मानने में पैसा लग रहा है, चपटा चपटा है, फ्लैट वॉर्म बोल दिया क्योंकि चपटा चपटा है। इसको मैंने फाड़ा, फिर फाड़ा, और हर एक टुकड़ा दोबारा डिवाइड करके पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, तो ऐसा कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बधाई हो, ये इंसानों में नहीं है। वरना पता चला मैं सुबह नाखून काट के घर में आया हूं, शाम को मम्मी फोन आए, भैया हेलो मास्टर साहब तुम्हारे 10 बच्चे घर में आ गए, ठीक है, क्योंकि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बॉडी का ही अंग कट के एक नया जीव बना लेता है। क्या ये बात समझ में आ गई? वेजिटेटिव का मतलब, मान लो मेरे पास, हाँ समझ गए रुको, मान लो मेरे घर में बगन, सच में लगा है मेरे घर में बगन बेलिया, ठीक है, मेरा जो पौराणिक घर क्या बोलते हैं, घर वाला घर, अरे जहां हम पैदा हुए थे, जहां हमारी लॉन्चिंग हुई थी, वहां पर समझना। तो बेटा वहां पर क्या है कि मेरे घर में बगन बेलिया का प्लांट लगा है, और बगन बेलिया में क्या मैंने देखा कि अगर उसकी लकड़ी तोड़कर आप जमीन में गाड़ दीजिए तो वो एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक। अब बताओ ये रिप्रोडक्शन हुआ, ये वेजिटेटिव हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो जब बॉडी का ही कोई पार्ट कट के गिरे और एक नया प्लांट बन जाए तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आइए बातें करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, अच्छे समझिएगा, जिसमें ये बताओ मेरे पूरे हाथ में कहीं कोई कंचा या कहीं कोई स्पोर या कोई गोल गोल स्ट्रक्चर कहीं चिपकी है क्या? देखो चिपकी है क्या? नहीं। लेकिन मान लो एक, हाँ ठीक है सर, मान लो एक निश्चित उम्र के बाद, एक निश्चित एज के बाद, जब मैं मैच्योर हो गया, मेरे हाथ में ऐसे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बड़ा सा ये कंचे जैसा स्ट्रक्चर निकला है, फुड़िया निकल आई बड़ी सी, और यही टूट के हवा के थ्रू कहीं चली गई और ये डिवाइड करके एक नया साहिल सर बना दी। ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल कहते हैं। अगर बॉडी का ही पार्ट कट के गिरे, सुनना मेरी बात, अगर बॉडी का ही कोई पार्ट कट के गिरे और डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो ये वेजिटेटिव है। लेकिन अगर जीवन में एक निश्चित एज के बाद कुछ गोल गोल कंचा जैसी, कंचा मतलब समझ लो बॉल जैसी, अरे कंचा ये वाला कंचा, बॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर निकला और टूट के गिरे और वो एक नया डिवाइड करके नए साइल सर बना ले, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? हाँ या ना? चलो अब बेटा ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, अब थोड़ा एनसीईआरटी की भाषा में आते हैं। ये बताओ क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक तुमने जितना देखा गैमेट इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? वेजिटेटिव में तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। यहां कहां गैमेट आ गया है? स्पर्म ओवम की कोई बात हुई? हाँ गुड। बताओ एसेक्सुअल में गैमेट इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? गैमेट कहां इन्वॉल्व हुआ? ना स्पर्म की बात हुई ना ओवा की बात हुई, तुम पहले ने सेक्सुअल पहुंच गए। बात तो सुनो हम क्या कह रहे हैं। कांच का कंजे जैसा स्ट्रक्चर निकला, टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो मतलब एसेक्सुअल में गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? आइए अब मैं आपको एक केस बताता हूं जिसमें गैमेट इन्वॉल्व होगा। सुनिए किस केस में। बेटा कहते हैं एसेक्सुअल का सबसे डिफाइनिंग फीचर
कि अगर ये चीज हो गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए, गैमेटिक फ्यूजन। मेरी बात समझना, अभी समझा रहे, रुको यार, अभी बात शुरू हुई है, दूर तक जाएगी। लेक्चर सुनते रहो, समझाने का काम हमारा है। इधर देखो, मान लो ये एक फीमेल गैमेट है, ठीक है, गैमेट समझते हो, मान लो ये फीमेल गैमेट है, ठीक। अब ये हो गया मान लो मेल गैमेट। दोनों अगर आपस में फ्यूज हो गए, क्या बोला, दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिलकर एक नई सेल बना लिए, तब हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। फ्यूजन अगर हुआ, मेरी बात समझना, गैमेट है दोनों, अगर दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो बोलो मां कसम 100% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझना अच्छे से। लेकिन एक केस ऐसा है बेटा, ऐसा, पहले रुको 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 रुको, ये बताओ, मैं बोल रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ गैमेट फ्यूज होगा। अबे गैमेट फ्यूज होगा मतलब गैमेट इन्वॉल्व होगा, तभी तो फ्यूज होगा। लो, दो लोगों की शादी हो गई, सुनो तो, दो लोगों की शादी हो गई। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ दूल्हा दुल्हन आए थे कि नहीं आए थे, लो फिर शादी कैसे हो गई, बताओ। लॉजिकल है, गैमेट अगर फ्यूज होगा तो गैमेट इन्वॉल्व होगा ना, आया तो होगा। बोलो भाई इधर, अब पटेल भाई समझिएगा, आपको कसम आपके उन्नाव डीजी इंस्टीट्यूट की, सुनिएगा हम आपसे क्या कह रहे हैं। ये मान लीजिए फीमेल गैमेट था बेटा, कई बार ऐसा देखा गया है कि फीमेल गैमेट मेल गैमेट आए या ना आए, कुछ चिड़ियों में ऐसा होता है कि फीमेल गैमेट खुद ही डिवाइड करके बच्चा बना लेता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ वही जो तुम सुन रहे हो। राशिद भाई गौर फरमाइएगा कि कई बार ऐसा होता है कि मेल की आवश्यकता ही नहीं, मेल गैमेट नहीं चाहिए, उनमें फीमेल गैमेट डिवाइड करके क्या बना लेता है, बच्चा। समझ में आया? इसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, अकेला फीमेल गैमेट ही डिवाइड करके क्या कर लेता है, बच्चा बना लेता है। ये तो किस्मत अच्छी है कि ह्यूमन में पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, नहीं तो रोज भी बात उठे। हाँ और क्या, मेरी बात सुनो बेटा, क्या ये बच्चों मेरी बात क्लियर है आप लोग को? तो हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ बच्चा ओनली विथ फीमेल गैमेट के डिवीजन से क्या कहलाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। बताओ पार्थिनोजेनेसिस के केस में गैमेट इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? एक गैमेट इन्वॉल्व हुआ ना, फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ। अच्छा अब आओ मेरे लाल, अब समझाते हैं तुम्हें। गैमेट अगर फ्यूज हुआ, सभी बच्चे एक साथ एक सुर में, बिल्कुल जय भवानी मोड में, सभी बच्चे बताएं गैमेटिक फ्यूजन हुआ, गैमेट मेल फीमेल गैमेट मिला, तो मां कसम रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल होगा। पक्का 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 पक्का। इसका मतलब गैमेट इन्वॉल्व होगा तब तो फ्यूज करेगा। यार राशिद भाई 2 बार समझा रहे, खुबड़ी नहीं खुल रही तुम्हारी है। आओ एसेक्सुअल में क्या होगा सर? इसमें आपने एक केस बताया जिसमें मुझे गैमेट इन्वॉल्व होता नहीं दिखा, स्पोर वाला केस दिखाया। लेकिन अब सुनो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, ये कंफर्म है, गैमेट कभी फ्यूज नहीं होगा। लेकिन अब मेरी बात समझना, लेकिन याद करो पार्थिनोजेनेसिस में 2 लोग नहीं, एक ही लोग बच्चा पैदा किए थे। हम अकेले तो बच्चा पैदा किए थे। मान लो हम फीमेल है, मानने में क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है। और मान लो हम फीमेल हैं और मेरा फीमेल गैमेट डिवाइड करके बच्चा बना दे, तो बताओ क्या गैमेटिक फ्यूजन हुआ? नो सर। लेकिन रिप्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ? गैमेटिक फ्यूजन होता तो मैं सेक्सुअल बोलता, लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन गैमेट इन्वॉल्व हुआ। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे फिर क्या बचा, क्या एसेक्सुअल। क्लियर है? मतलब मैं बोल सकता हूं एसेक्सुअल में, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद, और बेटा इसका मतलब, सॉरी तुम्हें समझा दे रहा हूं बेटा, कहीं ये लिखा मिल जाए सी के ऊपर एक डंडा, इसको बोलते हैं विथ, गॉट इट, विथ या विदाउट फ्यूजन ऑफ, या बोल दो इन्वॉल्वमेंट, सॉरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। अब बेटा किस केस में हो सकता है वो लिख दे रहा हूं, पार्थिनोजेनेसिस इकलौता केस है जिसके लिए एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। चलो अब बेटा हम लोग सारे रिप्रोडक्शन समझ गए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बॉडी का ही कोई पार्ट कट के गिरे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, समझ गए? बॉडी का ही कोई पार्ट कट के गिरे और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए पटेल भाई, ठीक है, ऊपर वाला कह रहे तुम्हारे साथ ऐसा हो, ठीक है। सोचो कहीं ट्रेन वेन से कोई कट जाए तो रातों रात लाखों बच्चे, उसके क्या जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट होगा फिर तो। इधर दाढ़ी वाली राशिद भाई तुम बनवा के आ गए, पता चला दाढ़ी वाले का तुम 100-200 बच्चे देख चले आए हैं, इधर समझिएगा। तो बेटा बॉडी का ही कोई पार्ट अगर कट के गिर जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
ठीक है, गैमेट इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ एसेक्सुअल में गैमेट फ्यूज कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा किस केस में हो सकता है? पार्थेनोजेनेसिस के केस में, बस गैमेट फ्यूज नहीं करेगा, ये याद रखना। और अगर गैमेट फ्यूज हो गया तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? सेक्सुअल। क्या ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? थोड़ा पानी का जुगाड़ कर दीजिए। तो सभी बच्चों, क्या मैं पानी पी सकता हूं? पटक के मारेंगे नो सर, अपना ससुर बैठ के खाना खा रहे होंगे, हमको बता रहे हैं पानी नहीं पी सकते। चलो सभी लोग जल्दी बताओ, खिचड़ा तुम खाओ। सुनो हमारी बात, खिचड़ा, एक तो नाम भी ऐसा लो, खिचड़ा। इधर आओ, सुनो, मानो तो आधा मन ऐसे मर जाए नाम से। इधर आओ, हम तुमसे क्या कह रहे हैं बेटा? मुझे पानी की जरूरत इस वजह से है क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन। मशीन को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी पैदा करने का एक लौता तरीका है रिस्पायरेशन। लगातार रिस्पायरेशन होने की वजह से मेरी बॉडी हो रही है गर्म, बॉडी का टेम्परेचर 37 से हो रहा है 38, जिसकी वजह से बॉडी उसे ठंडवाने के लिए वापस 37 करना चाहती है। अब वो पसीना निकाली ठंडवाने के लिए, लेकिन बॉडी में हो गया पानी कम। अब पानी कम तो लगेगी भूख, क्योंकि हाइपोथैलेमस मुझे बता दिया भूख लग रही, चाचा पानी पी लो वरना मर जाओगे। लॉजिक क्लियर है? तो अब मैं क्या पानी पीने जा सकता हूं? इसीलिए तुरंत परमिशन दे दिया करो। आओ अब बेटा, किसी के माइक से घुंघरू बोल ले, घुंघरू सर है जी, किसी के माइक से घुंघरू की आवाज आ रही है। घुंघरू नहीं बेटा, वो झींगुर है, वो लोटा लेके खेत में बैठा है। तुम सुनो हमारी बात, इधर राजभर देखो तुम्हारे खेत में गया। अब कुछ वैज्ञानिक आए, कहे भैया ना मानी जाए, कह पूछो का ना मानी जाए। हमने कहा कहे कि भैया रिप्रोडक्शन 3 नहीं 2 प्रकार का होता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहे, हम कहे किस आधार पर 2 प्रकार का होता है? कहे ये बताओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कितने बंदे इस्तेमाल हुए? हमने कहा एक, हाथ कट के गिरा नया ऑर्गेनिज्म बना। कह भैया एसेक्सुअल में कितने लोग इन्वॉल्व हुए? हम कहे एक ही इन्वॉल्व होगा, या तो स्पोर बनेगा जीवन के एक उम्र के पड़ाव के बाद, या तो कांच के कंचे बनेंगे, वही टूट टूट नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, या तो भैया एक अकेली मां अर्थात बच्चा बना देगी। तो हमने कहा, हमसे कहे तो बताओ एसेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व हुए? कितने हुए? एक। हमसे कहे सेक्सुअल में कितने इन्वॉल्व हुए? हम कहे ये भी कोई पूछने की बात है? 2। गॉट इट। मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ, चाहे मैक्सिमल हो चाहे मिनिमल हो, अपर लिमिट लो लोअर लिमिट लो लिमिट में, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हुए? 2। तो कहे भैया जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसको पूरे को मिला के अब हम एसेक्सुअल बोलेंगे। अब एनसीईआरटी ने एक नया पैटर्न लाया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट? एक। अब यार 1-2 एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। अब कहें जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? पक्का? चलो, तो अब हम फाइनल बात करेंगे राशिद भाई कि रिप्रोडक्शन। राशिद भाई आपका लड़का है कि लड़की है? हाँ लड़का है। क्या नाम रखा आपने? अयान। तो राशिद भाई के लड़के का नाम अयान है। तो बताओ राशिद भाई ने प्रोड्यूस किया कि रिप्रोड्यूस किया? हाँ? ना 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 ना, मैं हमेशा कहता हूं बायो के कॉन्सेप्ट अपने चारों तरफ लगाओ। देखो राशिद भाई ने अपनी तुलना में प्रोड्यूस किया, राशिद भाई ने प्रोड्यूस किया। अब अयान भाई जब आगे बढ़ेंगे तो वो रिप्रोड्यूस होगा, समझ पाए? अगर लेकिन राशिद भाई के मम्मी पापा से तुलना किया जाए तो राशिद भाई प्रोड्यूस हुए, लेकिन अयान भाई क्या हुए? रिप्रोड्यूस हुए। समझ पाए? तो ओवरऑल हर व्यक्ति प्रोड्यूस भी होता है और रिप्रोड्यूस भी होता है। समझ पाए? समझे? लेट अस सपोज दिस इज राशिद भाई, दिस इज राशिद भाई का छोटकू, दैट इज भतीजा, ठीक। अब ये इनको क्या किए भैया? प्रोड्यूस किए। लेकिन राशिद भाई के मम्मी पापा से कंपेयर किया जाए तो राशिद भाई प्रोड्यूस हुए और अयान रिप्रोड्यूस हुआ। नहीं समझ पाए? बोल दो भैया, समझे कि नहीं? हाँ तब ठीक। हम रोने होने लगे, बता दे रहे हैं, हमारा कोई मूड का कोई भरोसा नहीं है, बोला करो। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का, वन इज एसेक्सुअल, अनदर इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में 1 पेरेंट, ठीक, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ, लिमिट ले लो, ठीक है। इधर आओ, अब तुमसे क्या कह रहे हैं? एसेक्सुअल में विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट,
ठीक है, इसमें गैमेट फ्यूज होगा पक्का है, तो इन्वॉल्वमेंट की बातें ना करो, जब फ्यूज हो ही रहा है तो बातें खत्म। फ्यूजन ऑफ गैमेट। राशिद भाई, क्या अयान का चेहरा आपके चेहरे से हूबहू मिलता है? हूबहू डिट्टो 100%? 100% नहीं, कुछ भाभी से मिलता होगा, कुछ आपसे मिलता होगा, क्योंकि आप पार्थिनोजेनेसिस नहीं किए थे। पार्थिनोजेनेसिस बच्चों समझ रहे हो ना, जब ये अकेले दे जाए, दो लोगों का मिक्सचर है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व हुआ, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो कुछ गुण उनके आए, कुछ गुण आपके आए, पक्का। अच्छा सोचिए राशिद भाई, अगर मैं आपको एक वरदान दे दूं, बच्चों दे दूं आपको एक वरदान, ठीक बस दे रहा हूं बेटा, एक वरदान है बेटा, इनको मैं दे रहा हूं कि आप अकेले बच्चा पैदा कर दें, मतलब आप हाथ काटिए अपना, उसी से एक नया बच्चा निकल आएगा, वही डिवाइड करके एक नया बच्चा बन जाएगा। तो बताइए वो बच्चा हूबहू आपकी तरह होगा कि कुछ अलग होगा? बिल्कुल सही। लो राशिद भाई कह रहे हैं हाँ, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना ना ना, इसका मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो बच्चे होंगे वो हूबहू डिट्टो डिट्टो अपने पेरेंट की तरह होंगे, क्योंकि भैया एक अकेला आदमी पैदा कर रहा है तो सारे जीन मेरे ही जाएंगे, तो इसका मतलब क्या मैं उन बच्चों को क्लोन बोल सकता हूं? यस सर। लेकिन वेरिएशन अर्थात डिफरेंस किसमें आएगा? सेक्सुअल में। क्यों भैया? क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो बोला जाता है कि देखिए ना, नाक आपकी तरह लग रही है, होंठ हमारी तरह लग रहा है, हाँ आंख जो है दादा की तरह लग रही है, कंफर्मेशन दे रही होती है। सुनो हमारी बात, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, वेरिएशन किसमें होगा? सेक्सुअल में। तो एनसीईआरटी कहती है कई बार बच्चे अपने मां बाप से कम मिलते हैं, कई बार ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है, ये वेरिएशन की जहां भी बात होगी वहां पर मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं और दो पेरेंट वाला रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एनसीईआरटी दो बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड फेंकती है, कहती इनवेरिएबली। इनवेरिएबली मतलब होता है बिना किसी शक के, इनवेरिएबली। एनसीईआरटी पेज नंबर 4 सेकंड पैराग्राफ 4th लाइन देखिए, सेकंड पैराग्राफ 4th लाइन मिली? मिली? यस सर। इनवेरिएबली का मतलब होता है बिना किसी शक के, ठीक है, एंड इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली आगे लिखा है, मिला? यस सर। सभी लोग बोलो, बाकी लोग मर गए क्या? अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। यस सर। इम्प्लिसिटली का मतलब हिंदी में लिख लो, आवाज क्यों आ रही है? हाँ, किसका मतलब बेटा? क्लोन, क्लोन मतलब बिल्कुल जुड़वा, डिट्टो कॉपी, हूबहू। अगर मैं अकेले बच्चा पैदा करूंगा, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा, तो बच्चा बिल्कुल मेरी तरह होगा ना, हर तरीके से मेरी तरह होगा, देखने में, जीन्स में, हर चीज में। चलो क्लियर है अभी क्लोन का मतलब? अब चल, हाँ हाँ, इम्प्लिसिटली मतलब लिखो, पहले इनवेरिएबली लिख लो बिना किसी शक के, इम्प्लिसिटली मतलब साफ साफ, कोई बात बहुत साफ साफ दिख रही है। मैंने कहा कि मैंने एक बच्चा पैदा किया, उसमें मुझे वेरिएशन दिखा, कुछ डिफरेंट लगा, तो इम्प्लिसिटली बिना किसी शक के, निर्विवाद एंड इनवेरिएबली हम कह सकते हैं कि हम किस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ए सेक्सुअल या सेक्सुअल? जल्दी बताओ, बोल दो, नहीं रोने होने लगेंगे, कहीं बता देना, चुप नहीं करा पाओगे। हाँ बिल्कुल सही। अब बेटा एक काम करिए, आप लोग को टोटल 60 सेकंड दे रहे हैं बेटा, 60 सेकंड दे रहे हैं, 60 सेकंड दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। दिख नहीं रहा? अभी राशिद भाई दिखा रहे हैं।
बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था, बेटा मैं मुंह चला रहा था, मैं बोल नहीं रहा था। बेटा मैं मुंह चला रहा था। आवाज आई? आवाज? हाँ तो बेटा मैं ऐसे मुंह चला रहा था, ऐसे करके। क्या हुआ? विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट, मिट गया था, सॉरी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गॉट इट? चल भैया आगे। बेटा अगर हम फंजाई की बात करें ना, फंजाई की, तो फंजाई में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। ऐसे बेटा क्या होता है, फंजाई देखने में ऐसे धागे नुमा होता है, ठीक? फंजाई पता है देखने में बिल्कुल जैसे धागा होता है, धागा जैसे पतंग का धागा, बिल्कुल वैसे ही फंजाई होता है। अब अगर मैं फंजाई की बात करूं तो बेटा फंजाई जो है, इधर देखना, जैसे मान लो ये कोई स्पोर है, ठीक है, फंजाई का स्पोर है, तो बताओ ये क्या पैदा करेगा? फंजाई पैदा करेगा कि भौजाई? बताओ पटेल, पटेल बताएं सर। अब बेटा ये देखो, ये देखो, ये स्पोर दिख रहा है बच्चा, यही स्पोर डिवाइड कर करके ये देखो तुम्हारे सामने एक नया धागा बन गया, और यही क्या हो गया? फंजाई। तो फंजाई, अब बताओ ये एसेक्सुअल स्पोर से बना कि सेक्सुअल? खत्म। तो मैं कह सकता हूं कि फंजाई आपके ऐसे मिलियंस ऑफ, लाखों एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। चलो बेटा एक आपने चैप्टर सुना होगा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आप जब छठे पेज पर जाते हैं तो सेकंड पैराग्राफ प्लेटी हेलमिंथीज के लिए है। प्लेटी हेलमिंथीज जो प्लेट जैसे चपटे चपटे हों, इसलिए नाम पड़ गया प्लेटी हेलमिंथीज। बिल्कुल ऐसे चपटे चपटे प्लेट जैसे होते हैं। तो क्या मैं इनको फ्लैट फ्लैट वॉर्म कह सकता हूं? कोई दिक्कत? मतलब एक ही बार फ्लैट, दो बार नहीं? ठीक, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसी का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। खतरनाक भाई, मतलब अगले जन्म मुझे प्लेनेरिया बनायो। पूछो क्यों? ये देखो चपटा चपटा है प्लेनेरिया। अगर मैं प्लेनेरिया को फाड़ दूं, चीर दूं, इसको कूट कूट के इसकी चटनी बना दूं, अगर इसकी एक सेल भी बाकी रह गई तो डिवाइड करके नया प्लेनेरिया बना देगी। तो सोचो उसको कूट कूट के इसकी एकदम कूट कूट के चटनी बना दे और फेंक दे पानी में, तो बेटा अरबों प्लेनेरिया बन जाएंगे, क्योंकि हर सेल डिवाइड करके क्या करेगी बेटा? हर सेल डिवाइड करके एक नया प्लेनेरिया बना लेगी। तो बताओ इनमें अपने आप को रीजनरेट करने की, अपने आप को पुनः बनाने की पावर थोड़ी मोड़ी है कि भयानक? भयानक, भसड़ पावर। अर्थात प्लेनेरिया के पास ट्रू रीजनरेशन की पावर है। ट्रू रीजनरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सीबीएसई ने इसे 2 बार पूछा है, एम्स ने इसको 3 बार पूछा है, 2001, 2011, 2018। ट्रू रीजनरेशन की पावर किसके पास है? प्लेनेरिया के पास। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? क्लियर है? मतलब हर एक फ्रेगमेंटेड टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। अब बेटा सभी लोग मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी है। चलिए सभी लोग मेरे साथ क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा का तीसरा पेज खोल दें। ओपन किया? ओपन किया? ब्रायोफाइटा का तीसरा पेज ओपन किया? अबे प्लांट किंगडम ओपन कर लिया? 10वां पेज खोल दीजिए। गिने नहीं पा रहे हो तुम लोग? हद हो गई है। वहां पर हेडिंग देखो, वहां पर हेडिंग देखो, मॉस लिखा होगा। मॉस की, हाँ वहां पर देखो पहले ही पैराग्राफ में करिया करिया प्रोटोनीमा लिखा होगा, करिया करिया बोल्ड में। मिला? बेटा नीमा का मतलब होता है धागा। कहीं पर भी धागा देखो चिल्लाने लगो नीमा नीमा, अर्थात प्रोटोनीमा। प्रो प्री प्राइम मतलब पहले। तो इनके जीवन में एक अवस्था आती है प्रोटोनीमा। सर नहीं समझ पाए आपकी बात, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अरे मेरे जीवन में जैसे बाल अवस्था आई होगी, अभी मैं बाल अवस्था में तो चल रहा हूं, कभी युवा अवस्था आएगी, कभी वृद्ध अवस्था आएगी, वैसे मॉसेस में आपकी एक अवस्था होती है प्रोटोनीमा। जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे, ठीक? तो बेटा यहां पर मैंने क्या लिखा? प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। नीमा मतलब हो गया धागा। जीवन में पहली बार इनके कोई धागे नुमा स्ट्रक्चर बनी तो बोल दिया प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। चलो आगे देखना।
और तुम्हारा फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस सर नहीं समझ पाए, अरे यार फिलामेंट शब्द कहीं आ जाए भाई, गौर सुनना पटेल भाई। फिलामेंट मतलब होता है कोई भी लंबी लंबी पतली सी स्ट्रक्चर, जैसे धागा होता है, धागे को नीमा बोलते हो ना, तुम चाहो तो उसे फिलामेंट बोल दो, फिलामेंट अंग्रेजी का शब्द है। फिलामेंट कहीं आ जाए पटेल भाई, मतलब कोई भी पतली दुबली लंबी सी स्ट्रक्चर। तो बच्चे बताओ मैं फिलामेंट हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे पतले दुबले एकदम सूखी हुई लकड़ी की तरह लंबी लंबी स्ट्रक्चर, I am the best example of filament, guys and भैंसेस। सुनो तो फिलामेंटस एल्गी, ऐसे एल्गी जो फिलामेंटस हो। समझ में आया? चलो क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर थर्ड ओपन किया। तीसरा पेज देखिए, उसका डायग्राम मिलेगा आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम मिलेगा, नीचे लिखा होगा फिगर 3.1। वहां पर देखिए, हाँ एल्गी है, अच्छा चलिए वहां पर देखिए आखिरी डायग्राम जो है, ऐसा लग रहा है धनिया की पत्ती है, पर वो धनिया नहीं है, ध्यान रखना। मिला? फिलामेंटस है या नहीं है? गुड, फिलामेंटस एल्गी और आखिरी हो गए फंजाई। इन तीनों में अच्छे समझिएगा, इन तीनों में जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है वो है फ्रेगमेंटेशन। सर ये क्या होता है सर, हम नहीं समझ पाए सर, बता रहे भैया क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। समझना, जैसे मान लो कागज खत्म हो गए, कोई बात नहीं, कुछ और इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ नहीं तो पटेल भाई हमारे हमको बहुत मानते हैं, 500 का नोट दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। इधर ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इधर देखना ये क्या है, ऑर्गेनिज्म। अगर मैं इसको तोड़ दूं 20 से, अगर मैं इसको तोड़ दूं 20 से, अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को दो भागों में तोड़ दूं और ये डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, दो अलग अलग, तो ये क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ, नया ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले इतना बताओ। यस सर। अब सवाल तो ये फंस जाता है कि गुरुजी तो फिर रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन में भी तो आपने यही किया था कि आपने टुकड़ों में तोड़ा और जीव नया जीव बना दिया डिवाइड करके। बोलो 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 बोलो, बोलते क्यों नहीं जी? हाँ, तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हाँ बता रहे हो जब तुम जैसे सर किए जा रहे हो। सुनो तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, थोड़े मोड़े टुकड़े टूटेंगे तब तो चलो डिवाइड करके बन जाएगा। रीजनरेशन का मतलब होता है कि चीरम फाड़ मचा दो, तोड़म ताड़ मचा दो, एकदम मतलब भयंकर फ्रेगमेंटेशन जब हो जाता है, उसके बाद भी जब नया बच्चा बन जाए तो वो कहलाता है रीजनरेशन। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा मोड़ा टूट के अगर, हाँ अरे रुको पहले, यस सर डराया जा रहा, थोड़ा मोड़ा टुकड़ा टूटा, हाँ समझ गए सर, थोड़ा मोड़ा टुकड़ा टूटा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फ्रेगमेंटेशन। लेकिन भयंकर तरीके से डिवाइड करने के बाद उसके बाद भी नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तब हम बोलेंगे ट्रू रीजनरेशन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आइए बेटा नोटिस करिए, एफ से फिलामेंटस, एफ से फंजाई, एफ से फ्रेगमेंटेशन, याद करने की ट्रिक बन जाएगी। अब चलो मेरे साथ साथ बोलते जाना बुलंद आवाज में। बोलना कुछ ऐसे है कि घर वाले हिल जाए, जो खाना खा रहा हो उसके हाथ से निवाला गिर जाए, और जो जहां हो जो भी हो मतलब डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। इधर जितने लोग खेतों में बैठे हैं या बाथरूम में बैठे हैं या स्टडी रूम में बैठे हैं, सब लोग बुलंद आवाज में शुरू हो जाइए, क्योंकि ये बात थोड़ी सी हमें दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, जब आएगा तो डिटेल में बताएंगे। चलिए प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस बोलिए, सिर्फ 5 बार बोलेंगे। बुलंद ये कैसे मरा हुआ एकदम जैसे लग रहा है कॉकरोच खा के आ गया। प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, एकदम जय भवानी मॉडल। प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, फ्रेगमेंटेशन। आप लोग माइक चाहो तो आप लोग माइक ऑफ कर दो, मैं खुद बोलूंगा, आप लोग खुदा में बोलो, ठीक है। प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, फ्रेगमेंटेशन। 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 प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, फ्रेगमेंटेशन।
ये इसलिए बोला जाता है ताकि एग्जाम में हल्का में प्रोटोनीमो ऑफ दिखे तो आगे क्वेश्चन में हम खुद है पढ़ते चले जाएं, ऑपमोसिस, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फ्रेगमेंटेशन, आंसर तुरंत लग जाए, इसलिए बोलना पड़ता है एग्जाम में समय बचाने के लिए। क्लियर? चलो ये बताओ बेटा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो बच्चा देगा, ये कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? कंफर्म है, ठीक है। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का चलो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कंफर्म हो, मान लीजिए कुछ लोग आप में से कंफर्म है, मान लीजिए कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा प्रांजल, ठीक है, इनफर्टाइल है, बच्चा देने की ताकत नहीं है भाई, मामला इनका सिस्टम खराब है। अगर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है तब ये बताइए, तो क्या मैं इनको लिविंग ना कहूं? कह दूं नॉन लिविंग है क्योंकि बच्चा नहीं दे सकते? लिविंग है। इसका मतलब हुआ लिविंग तो है ना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि, देखो सुनो मेरी बात, जरूरी नहीं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो लिविंग ना हो, ठीक है? तो क्या बताओ, रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकती है? अगर मैं बोलूं एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म है, ये बच्चे पैदा नहीं करने की ताकत रखता, तो वो तो पंखा भी हो सकता है, वो तो प्रांजल भाई भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पटेल भाई आप भी, डिफाइनिंग हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए पटेल भाई। नहीं हुआ? मैं भी नहीं, मैं नहीं इधर। इसका मतलब रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है। बट आपने सुना होगा जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, पता है, मतलब ताबड़तोड़ मेहनत, ठीक है, एक स्टडी बताती है कि उनमें बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सुना है कभी ऐसा? सुना है? जो हार्ड, जो ओवर, बीज में सुना है, हाँ हार्ड वर्किंग, मधुमक्खियों में सुना है। नहीं मधुमक्खियों में ही नहीं बेटा, इंसानों में भी ऐसा होता है। बहुत ज्यादा मेहनती लोगों में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आज से आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, समझ में आया? सुनिएगा इधर, क्योंकि जितनी मेहनत से नीट निकलता है उतने से कुछ नहीं होना जाना, ठीक है? तो इधर देखो बेटा, तो बेटा बहुत ज्यादा वर्क करती हैं वर्कर हनी बी, नाम ही होता है वर्कर हनी बी, ठीक है? रटना नहीं, सिर्फ सोचना है ना, नाम में ही वर्कर आ रहा है। इसका मतलब इनके पास बच्चा पैदा करने की ताकत होगी नहीं। ये बताओ खच्चर का भी बच्चा पैदा करता है? इसका मतलब अगला एग्जांपल हो गया म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? अब एनसीईआरटी यहां अंग्रेजी में लिखती है, अर्ज है, गौर से सुनिएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 3, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से चौथी लाइन देख लीजिए, मिला? यस सर। क्या हो गया? बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? इधर, हाँ मिला? चलो, वहां पर एनसीईआरटी अंग्रेजी में लिखती है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी, सुनना अच्छे से, कैन नहीं बोलना है भाई साहब, कैन नॉट, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी, नहीं हो सकती, ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। ऑल इंक्लूसिव कहने का मतलब कि इस इंक्लूसिव मतलब क्या था? समाहित, अर्थात इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी प्रॉपर्टी समाहित नहीं है। तो एनसीईआरटी कहती है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन में समाहित नहीं है, क्योंकि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है, हाँ बुरा मान रहे हो, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर हनी बी और म्यूल, ये बच्चे नहीं दे सकते, लेकिन ये लिविंग हैं। क्या एक एक बच्चा समझ गया? हाँ, ये भाई साहब ये सत्य है कि कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है ना, डन। यस सर। ग्रोथ भी डिफाइनिंग नहीं है, डन। यस सर। इंटरनल ग्रोथ ठीक ठाक डिफाइनिंग है, मानते हो? 100% नहीं, लेकिन ठीक ठाक उसको आप मान सकते हैं, मानते हो? आइए नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? चलिए कोई डिफाइन करेगा? तो बॉडी के अंदर की केमिकल एक्टिविटी, ठीक है, और
जो सर सेल में रिएक्शंस होती हैं और लम्हा लम्हा जाने क्यों तो ये दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और बोलते जाओ, सुन रहे हैं। सारी टोटल केमिकल रिएक्शंस को मिला के जो है मेटाबॉलिक होता है। ठीक है सर। और लम्हा लम्हा चलो, हमें अगर नीट में सेलेक्ट होना है, हम कोई 12th के लिए ही तो एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि हम बस 12th का पेपर पास कर ले। अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो हमारा कॉन्सेप्ट मक्खन क्लियर होना चाहिए कि गुरुजी ये यही होता है। तो इतनी मजबूती से बोला जाता है, उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा। देखो, हमारी बॉडी में, समझना अच्छे से, मेरी पूरी बॉडी में ऐसी 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन चल रही हैं। मैंने बोला 5000 अलग अलग प्रकार की, मैंने ये नहीं बोला 5000 रिएक्शन, मैंने कहा 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन हमारी बॉडी में एक समय पर चलती हैं, एक पार्टिकुलर टाइम पर चलती हैं। और उन सारी रिएक्शन की मदद से मैं जिंदा हूं, मैं बातें कर पा रहा हूं, मेरे पास सोचने समझने की ताकत है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे लंग्स फूल पिचक रहे हैं, मेरा डाइजेशन हो रहा है, ब्लड को छान छान के किडनी यूरिन बना रही है। तो सारे काम उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शन की मदद से होता है। तो सारी 5000 अलग अलग कहने का मतलब, जैसे रोजेनमुंड एक टाइप की रिएक्शन है, गाटरमैन दूसरे टाइप की रिएक्शन है, कोल्बे सिंथेसिस तीसरे टाइप की रिएक्शन है, वैसे ही बेटा तुम्हारी 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन एक टाइम पर चलती हैं। और वो 5000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मिलकर कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा सर, तो फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हुई? अबे कोई भी एक रिएक्शन उठा लो, वो हो गई मेटाबॉलिक रिएक्शन। कोई एक आध रिएक्शन उठा के निकाल लो, वो क्या हो गई? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है पटेल जी जिनकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गई तो आपका काम तमाम 100%। सर नहीं समझ पाया सर, क्यों ऐसा क्यों? सर ये तो समझ गए रुक गई तो काम तमाम, लेकिन सर इस चीज को भी मुझे फील कराइए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाएंगी, अगर ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो आपका काम तमाम। ये बताओ, क्वेश्चन है, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेगी तो बॉडी में ऊर्जा पैदा होगी? मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए? खेल खत्म, मशीन खत्म। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? चलिए, तो 5000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलकर क्या कहलाती? मेटाबॉलिज्म। तो ये बताइए, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होगी? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे पैदा होगी? मेटाबॉलिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म में होगी। फ्रॉम द यूनिसेलुलर, बिल्कुल बेकार टाइप के, बिल्कुल सरियल टाइप के, बिल्कुल कम डेवलप्ड प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट डेवलप्ड यूकैरियोट तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगी, वरना एनर्जी नहीं बनेगी और वो जिंदा नहीं रहेगा। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए ये विट्रो है। विट्रो मतलब बेटा क्या है? कांच, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इन विट्रो मैंने एक रिएक्शन चलाई, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सर कैसे बना प्लीज बता दीजिए। सब आ जाए, तुम बन जाओ, आ जाए, नीट निकाल लो। और एनटीए वालों का एक रात में 12 बजे करा देंगे पेपर, पूरा सुन लो आराम से। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आपका आंसर जो भी होगा आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा। ये लिविंग कहलाएगी या नॉन लिविंग कहलाएगी? नॉन लिविंग सर। हाँ, नॉन लिविंग। ऑप्शन लिविंग है, रिएक्शन लिविंग हो गया, ठीक है सर। कुल मिला के नॉन लिविंग। जैसे रायता बटोर रहे हैं, कुल मिला के सर रायता पी लो। बताओ लिविंग या नॉन लिविंग? लेकिन ये रिएक्शन तो लिविंग में चलती है। हाउ यू नो दैट दिस इज अ लिविंग रिएक्शन बेटा? Because NCERT had written in on page number 4, first paragraph, 7th line. That's why, right? हाँ, पता था, NCERT खोल के पढ़ लो। देखो भैया, लिविंग में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने 1 ग्राम ग्लूकोज लिया था। मैंने कहा ग्लूकोज भाई ग्रोथ करो यार, मुझे और ग्लूकोज चाहिए। ग्रोथ होगी? इंटरनल एक्सटर्नल कोनो ग्रोथ होगी?
बोलो ना यार, नो सर, नहीं ना, नो सर, इसका मतलब ये लिविंग नहीं है, ठीक। लेकिन यार नॉन लिविंग बोलना राशिद भाई इससे थोड़ा सही नहीं रहेगा। पूछिए क्यों? इसलिए सही नहीं रहेगा क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन चलती है, ऐसी रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही है। तो क्यों ना इसे लिविंग नॉन लिविंग ना कह के मैं कह दूं एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन चल रही है। क्यों ना भाई, लिविंग तो कह नहीं सकते, बच्चे तुम दे नहीं रहे हो, ग्रोथ तुम कर नहीं रहे हो, सोचने समझने की ताकत नहीं है। हमने पूछा ग्लूकोज व्हाट इज योर नेम, तुम बोल नहीं रहे हो, मतलब सोचने समझने की ताकत भी नहीं है। तो भैया तुम लिविंग तो नहीं हो सकते। नॉन लिविंग तुम्हें बोलने से मैं इसलिए कतरा रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन लिविंग में चलती है। बोलो, अब इसका मतलब हुआ कि सर आप बोलो ये रिएक्शन लिविंग में चलती है, तो ना लिविंग बोलो ना नॉन लिविंग बोलो, इसे सिंपली बोल दो सर लिविंग रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ये बताओ, सभी रिएक्शन को मिला के क्या बोला था? मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में पाई जा सकती है? नहीं होती है। ये 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन नॉन लिविंग में चलेंगी? कभी नहीं चलेंगी। विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट। अभी बताएंगे कैसे। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। सर डिफाइनिंग क्यों हुई? लो, नॉन लिविंग में चलती नहीं, हर लिविंग में चलती है, तो मेटाबॉलिज्म आपकी क्या हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन चेंज है। मैंने बोला एक कांच की प्याली में, मैंने एक कांच की टेस्ट ट्यूब में मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाई या ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चला दी। 5000 नहीं चला पाओगे, विस्फोट होता है। ठीक है, बताएंगे क्या होता है, उसकी कहानी बात की है। तो अब ये बताओ, क्या एक आध दो रिएक्शन अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चला लेंगे तो क्या हम बोल देंगे टेस्ट ट्यूब लिविंग है या नॉन लिविंग है? बताओ जल्दी। हाँ, नहीं ना। नो सर, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि आप उसे कांच की प्याली में चला रहे हो। मैं कहूंगा मान लो ये एक्स नाम की चीज है, इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, बताओ लिविंग है कि नॉन लिविंग? अब क्या पता, मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर भी चल रही है और प्याली के अंदर भी चल रही है, तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग नहीं हुई। लेकिन मेटाबॉलिज्म बोला तो मां कसम पक्का डन कि वो भैया किस में चल रही है? लिविंग के अंदर। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब सुन एक मजेदार बात। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज का बच्चा था 13 साल का, उनके खुराफात सूझी रहती है, काम धंधा है नहीं कुछ, और खुराफात उनकी सूझी रहती है। उसने क्या किया सुनिएगा, अपने पापा के गैराज में, गैराज जहां बेटा कार खड़ी करते हैं, पापा चले गए, उसकी गर्मियों की छुट्टी हो गई। उसने पूरा इंटरनेट से ह्यूमन का केमिकल कंपोजिशन निकाला कि ह्यूमन की बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बनी है। ठीक, उसने वो सारे केमिकल एक बाल्टी में डाल दिया, और सबसे अंत में उसने क्या किया बेटा, एक लंबा सा डंडा आता है जिसके आगे मग लगा होता है, वो ऐसे करके इससे पानी पीते हैं। अरे वो जो यहाँ खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फुल्की खाते हैं, फुल्की, गोलगप्पे, तो देखा होगा ना, वो जैसे पानी निकालते हैं ऐसे करके। तो उसने ऐसे लंबी सी लाठी ली और उससे बाल्टी फिक्स कर ली, ठीक है, और उसमें पानी डाल दिया। सब कुछ उस बाल्टी में पड़ा हुआ था। अबे जिसमें पानी है वो अलग बाल्टी, 2 बाल्टी थी, गरीब नहीं था, टेंशन ना लो। सुनो, 2 बाल्टी थी उसके पास। तो एक बाल्टी में सारे केमिकल डाल दिया जो केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और एक बाल्टी में वो पानी भर लिया। उसे लगा कुछ हो ना जाए, और क्या होगा, कुछ नहीं, जो केमिकल हमारी बॉडी में वही केमिकल वहां पे है। और मजेदार घटना क्या घटी कि जब उसने पानी डाला विस्फोट हो गया था। अब सोचो ऐसा क्यों? वही सेम केमिकल है मेरी बॉडी में भी, वही सेम बाल्टी में भी, बाल्टी में हो गया विस्फोट। खैर वो थोड़ा जल गया, वो इशू नहीं है, सही हो गया। नहीं भी हुआ होता तो कोई बात नहीं, तब भी मैं ये बात बताता। तो अब यहां सोचने वाली बात है कि हमारे अंदर विस्फोट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर हर रिएक्शन को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। समझ में आया? ब्रेन हर चीज को हमारी बॉडी में क्या करता है? कंट्रोल। कब कौन रिएक्शन चलेगी, कहीं ऐसे 2 केमिकल ना बन जाए कि आपस में विस्फोट हो जाए। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, कि मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग में चलाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? विस्फोट। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में नहीं हो सकती। ठीक है, एक बात बताइए, क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में रिएक्शन, टाइम हो गया क्या यार? अरे 9:11 हो गया बेटा, देर पढ़ा दी ज्यादा, आई एम सॉरी। हाँ, पढ़ाते रहिए। थक गए होगे बेटा तुम लोग, बोर हो गए होगे, बोर हो गए पक्का है। अबे हम हो गए। चलो अच्छा आओ, एक चीज और बता दे रहे जाते जाते, ये बताओ
तुम लोग केमिस्ट्री में से रिएक्शन देखते होगे ना, जैसे मान लो ए गिव्स आउट बी, चलो खत्म, मान लो क्या, या बेंजीन से हमने बेंजोइक एसिड बनाया, कुछ किया, ठीक है, तो बेटा देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है टेम्परेचर 373 केल्विन, फलाने से धमाके एटीएम प्रेशर, देखा है? हाँ ठीक बेटा, इसका मतलब 373 पे ये रिएक्शन बेस्ट चलेगी और फलाने प्रेशर पे बेस्ट चलेगी, ठीक। ये बताओ, ये माहौल तुम उसे देते होगे या नहीं देते होगे? ये अगर माहौल नहीं दोगे तो ये रिएक्शन चलेगी? ये टेम्परेचर, ये प्रेशर अगर नहीं मिला तो क्या ये रिएक्शन चल पाएगी? पॉसिबल है? नो सर। ओके सर, तो आइए सर, इधर आइए सर। तो सर 5000 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आपकी सेल में चल रही है, ठीक है, तो सेल उसको क्या प्रोवाइड करती होगी? माहौल। समझ में आया? अर्थात टेम्परेचर, वो एक कमरा है जिसके अंदर हमने टेम्परेचर फिक्स कर लिया, वो एक कमरा है जिसके अंदर हमने प्रेशर फिक्स कर लिया कि ये भैया 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन ऐसे ही यथावत भनाभन चलती रहो। तो ये बताओ, मेटाबॉलिज्म अगर हमें चलानी है तो हमें सेल का संगठन चाहिए या नहीं चाहिए? बगैर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के क्या मेटाबॉलिज्म चल पाएगी? इसका मतलब सेलुलर, और अगर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग होगी। मान गए? यस सर। पक्का? चलो, सर ये 5000 रिएक्शन एक सेल में चलती है या अलग-अलग पूरा मिला के 5000 होगा? जनरल बोल दिया जाता है 5000 से ऊपर होती हैं, ठीक है। आइए, सर ये सेल में होती है? हाँ सेल में ओके सर। एक सेल में ही, मतलब हर सेल में ऐसे होती है 5000 अलग अलग प्रकार की। सेल की तो बनी बॉडी, और सेल के अलावा है क्या? इधर आओ, बिल्डिंग किसकी बनी? ईंट की तो बनी है, चाहे संरचना कुछ बना लो। आओ, अब मेरी बात सब लोग सुनिए। कोई मुझे जाते जाते डिफाइन करे व्हाट इज कोमा। कैसे पता चलेगा कोई बंदा कोमा में है? इरशाद को फोन कर लो, सर वो सेंसलेस हो जाते हैं। चीजें मंगा दूं। रिस्पांस नहीं करेगा। समझ गए? हाँ, कोमा क्या है? और अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब मैं सोता हूं, यकीन मानो तुम मुझसे कितना भी पूछो सर व्हाट इज बायोलॉजी, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। बाकी मैं फोन उठा लेता हूं, वो अलग बात है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, पर उठता है। बताओ राशिद भाई, कोई कोमा में है, आपको कैसे पता चलेगा? सर वो बिल्कुल सेंसलेस, अगर कुछ बोलो तो समझ नहीं आता। मैं भी सोते वक्त कुछ भी बोलोगी बेटा, मैं समझ नहीं पाता। सर उसको मारो तभी उसे नहीं समझता। अगर कोई बेहोश हो जाए तो भी आप उसको मारो तो वो अगर कोई बेहोश हो जाए, समझ गए? तो कोमा आप लोग अभी डिफाइन नहीं कर पा रहे? जल्दी बताइए। हमको तो आता है, तुमको आता है कि नहीं आता? हम पहले ये देखेंगे, समझे? चलो इधर देखो, कोमा इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, अगर मैं मेडिकल टर्म्स की बातें करूं तो 7 घंटे की ऊपर की बेहोशी। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, चोट लग गई, चपेट लग गई और वो 7 घंटे तक होश में नहीं आया, तो हम कहेंगे वो बंदा कोमा में चला गया। ये है कोमा की डेफिनेशन। क्या बोला? दोबारा सुनिएगा। 7 घंटे से ऊपर की बेहोशी क्या कहलाएगी? कोमा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलिए, तो ये बताइए आज का लेक्चर, अब हम लोग आंखें बंद करिए, एक बार जल्दी से रिव्यू लेते हैं पूरे लेक्चर का। स्पीड कितनी रखनी है? 1.5x, 2x, 4x? 2x। गुड। पहले दिन वाली हवा नहीं लगी थी। 1.5x। चलो ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे। ओके। अरे धीरे धीरे कैप्चर कर लेगा, अभी तो नया बैच शुरू हुआ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है।
देखो मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल मिलकर सेल बनाती है, सेल मिलकर टिश्यू बनाती है। टिश्यू की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ग्रुप ऑफ सेल जिनका एक जैसा फंक्शन हो, कॉमन फंक्शन हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। टिश्यू आपके 4 प्रकार के थे, पहला एपिथेलियल था, दूसरा कनेक्टिव था, तीसरा मस्कुलर था, चौथा न्यूरल था। एपिथेलियल टिश्यू अगर सॉलिड अंग होगा तो सिर्फ उसके ऊपर पाया जाएगा, वहीं पर आपका अगर हॉलो अंग होगा तो ऊपर और अंदर दोनों तरफ पाया जाएगा, क्योंकि हॉलो अंगों में टॉप दो तरफ होता है, अंदर भी तरफ होता है, बाहर की तरफ भी होता है। एपिथेलियल टिश्यू आपके प्रोटेक्शन का काम करता है, अर्थात वो कवरिंग बनाता है। स्किन आपके एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। कनेक्टिव टिश्यू आपके 3 चीजों से मिलकर बना हुआ था, सेल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फाइबर हो गया। मैट्रिक्स और फाइबर इन दोनों को तुम्हारा सेल नहीं बनाया था। मैंने ये भी तुम्हें बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका काम होता है चीजों को कनेक्ट करना, चीजों को चिपकाना। अगर आपकी बॉडी से सारा कनेक्टिव टिश्यू निकाल दिया जाए तो आपकी बॉडी भरभरा के ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। वहीं पर मस्कुलर टिश्यू का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, न्यूरल टिश्यू का काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। अच्छा, अगर मैं टिश्यू को जोड़ूं, टिश्यू को जोड़ने पे अंग बनता है। अंग जैसे हो गया तुम्हारा ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन तीनों को मिलाकर तुम्हारा बन गया ऑर्गन सिस्टम, अर्थात एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर बनाती है डिफरेंट स्पीसीज की आपकी क्या कम्युनिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पकड़ लिए ना? बस साइलेंस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट स्पीसीज, अमंग द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, सारी चीजें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं आखिर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले हम कन्वेंशनल कैरेक्टर बात करेंगे। कन्वेंशनल कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो गांव का बिल्कुल पढ़ा लिखा लेमैन आदमी भी बता लेगा। अच्छा, कन्वेंशनल कैरेक्टर में तुम्हारा हो गया ग्रोथ हो गया, भैया बढ़ेगा, वो भैया बच्चा पैदा करेगा, भैया उसको तुम स्टिमुलस दोगे, पलट को तुम्हें रिस्पांस देगा। ये आपके कन्वेंशनल कैरेक्टर है। अगर कोई और पढ़ा लिखा आदमी तो उसमें मेटाबॉलिज्म, सेल्फ इमर्जेंस और लिस्ट में जोड़ता चला जाएगा। ग्रोथ का मतलब होता है, सबसे पहला फीचर हमने बताया था आपको, ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन मास आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों के दोनों ग्रोथ आपके सेल डिवीजन की तरह करें, सेल डिवीजन की मदद से करेंगे। दोनों ग्रोथ करेंगे लेकिन सेल डिवीजन की मदद से। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव घटना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव है। एक ही चीज है। एक आदमी कहेगा भैया ये बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बनाया, बच्चा हुआ। एक कहेगा नहीं भैया नंबर ऑफ सेल बढ़ी, इसका मतलब ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ये आपके इंक्लूसिव घटना है, एक जैसी घटना है, समाहित घटना है। वहीं पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग चीज हो गई, रिप्रोडक्शन अलग चीज हो गई, अर्थात एक्सक्लूसिव घटना है। अच्छा, अगर हम चाहें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया कितनी ग्रो किया वो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर वॉल्यूम ले लेंगे, उसमें जितना बैक्टीरिया होगा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा नेट आंसर आ जाएगा। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। एक्सटर्नल ग्रोथ तुम्हारे नॉन लिविंग दिखाते होंगे, लेकिन 0.01% आपके नॉन लिविंग आपके इंटरनल ग्रोथ भी दिखाते हैं। लेकिन आपके जितने भी लिविंग है वो सबके सब इंटरनल ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, लेकिन इंटरनल ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर हो जाता है विद सम लिटिल एक्सेप्शन। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो खुद प्रोड्यूस हुआ कुछ रिप्रोड्यूस करेगा। 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारी बॉडी का यंग कट के तुम्हारा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। अगर विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट की बात करेंगे, बस याद रखना गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होगा। गैमेट फ्यूज हुआ मां कसम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, विद की अगर बात करें कि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट आपका इन्वॉल्व हुआ, एग्जांपल हो गया था पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें आपका फीमेल गैमेट डिवाइड करके एक नया बच्चा बना दिया था, लेकिन इसमें 2 लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे, इस वजह से हम अभी तक एसेक्सुअल गए थे। इसके बाद मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और गैमेट फ्यूज होगा, इस वजह से वेरिएशन का नाम लेते हैं। वेरिएशन से उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था फाइनली लोगों ने कहा कि भैया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के अंदर आ जाता है, अर्थात जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल। अगर बोलते गैमेट इन्वॉल्व हो रहा है तो भैया एसेक्सुअल सेक्सुअल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एसेक्सुअल में भी पार्थेनोजेनेसिस के केस में गैमेट आपका इन्वॉल्व हुआ था। अच्छा, इसके बाद अगर फंजाई की बात करें, फंजाई मिलियंस ऑफ स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रोटीनोमोसिस फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, ये आपके फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। प्लानेरिया आपका ट्रू रीजनरेशन दिखाता है। रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि म्यूल हो गया, इसराइल वर्कर, इसराइल ह्यूमन कपल हो गया, वर्कर हनी भी हो गई, ये आपके बच्चे पैदा नहीं कर पाते। इसका मतलब रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। इसका मेटाबॉलिज्म आया था, शरीर के अंदर 5000 अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन चलती है और उनको चलने उन सारी रिएक्शन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फ्रॉम द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट टू द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, हर ऑर्गेनिज्म तुम्हारा मेटाबॉलिज्म करता होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से पैदा होगी ऊर्जा जब पैदा होगी तभी एक मशीन वर्क कर पाएगी। इसका मतलब बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सबके सब तुम्हारे मेटाबॉलिज्म दिखाते होंगे। हां, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो तुम्हारी इन विट्रो अर्थात कांच की प्याली के अंदर चल रही है वो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग रिएक्शन कहलाएगी, ना कि वो लिविंग कहलाएगी ना नॉन लिविंग कहलाएगी। अच्छा, अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को चलाना तो आपको माहौल देने की जरूरत होगी और माहौल बनाने के लिए आपको एक कमरा चाहिए और वो कमरा तुम्हारा प्रोवाइड करती है सेल। दैट्स व्हाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। 7 घंटे से ऊपर की बेहोशी आपकी कोमा कहलाती है। दैट्स इट। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इज दिस क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जितना बोला क्लियर है? 7 घंटे से ऊपर की बेहोशी कोमा कहलाती है। अभी धीरे धीरे हम स्पीड और इंक्रीज करेंगे रिवीजन की लेक्चर को, क्योंकि हम लोग अंत में रिवाइज करते हैं ना, ये ट्रेंड होता है। अभी धीरे धीरे पकड़ जाओगे, ठीक है?
अभी पकड़ पाए कितने % वर्ड समझ में आ रहे थे? सब आ रहे थे, वेरी गुड। नहीं बेटा, तो YouTube में जो मैराथन चलती है वो आप लोग की थोड़ी होती, वो कभी देखिएगा मत। उसमें तो ये स्पीड नहीं, इसकी 4x होती है, उसमें तो फिर हम सांस भी नहीं लेंगे। तो बेटा वो मत देखिए, आपको ये स्पीड समझ में आ रही है ये बताइएगा। अब वो स्पीड भी आपको आएगी, वो दिसंबर के बाद आएगी, है ना? ये आ गई। आज का लेक्चर हर एक बच्चे को क्लियर है? चलिए, अगर एक आध डाउट हो उसको पूछिए जल्दी से। स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स ना देना, शिकोटी काटेंगे, कंटाम नहीं मारोगी, ये इसका मतलब बेहोश हो। चेंजेस कुछ नहीं होते, बस आप स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देते, सुई चुभाएंगे पता नहीं चलेगी। एनी मोर डाउट? आई होप आज का लेक्चर आपको पूरी तरीके से क्लियर है, हमेशा की तरह। प्लीज आंसर। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।